दैनिक भास्कर परिवार रिप्यूटेड है, बट शिक्षा के क्षेत्र में उसका कोई भी अनुभव नहीं। और आपने जीरो से सोचा कि मैं व्हील को रीइन्वेंट करके जैसा मुझे चाहिए वैसा मैं जीरो से बनाऊं, तो ये कठिन रास्ता क्यों लिया? तो मेरे फादर हमें एक वर्ड सिखाते थे कि मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, तो मरना तो पड़ेगा। अब मरो, अपने लिए मरो या किसी और के लिए मरो। 20 सालों में व्हाट आर द 3 मेन थिंग्स दैट यू हैव सीन चेंज इन चिल्ड्रन? अब 11 और 12 एक तरह से ऑब्सोलीट है। मुझे शायद ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये रियलिटी है। बिकॉज बच्चे को कोचिंग करना है, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ना है तो कोचिंग करिए, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव करना है तो कोचिंग करिए, आपको लॉ करना है तो कोचिंग करिए, आपको एनी कॉलेज में आपको एडमिशन, आप कोचिंग करिए। पापा के साथ एक लड़का रहता था, उसको फ़ोन आया कि पापा की तबीयत खराब है, क्या करूँ? तो मैंने कहा तुम हॉस्पिटल लेके जाओ, फिर बताती हूँ क्या करो। तो जब तक फिगर आउट किया तब तक बहुत कुछ हो चुका था। वो ना पाठक की नब समझते थे, वो समझते थे कि पाठक को चाहिए क्या, और वो कहते थे मेरा मालिक मेरा पाठक है, जो पाठक को चाहिए होगा मैं तो वैसे बनाऊंगा। तो ना उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलायंस चाहिए था, ना उनको कुछ चाहिए। तो ही वाज वेरी क्लियर कि हमारा जो रीडर है वो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है। कहते हैं सबसे मुश्किल होता है एक बरगद के नीचे एक पौधे का बढ़ना और अपनी पहचान बनाना, और खासकर वो जब आप एक ऐसे परिवार में ब्याही गई हो जहाँ पर ऑलरेडी बहुत ही ओवर अचीविंग लोग हों जिन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया हो। पर आज मेरे साथ हर हेल्थ टॉक्स पर एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बड़ी बहू होने की अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई, पर साथ ही साथ उन्होंने अपने पैशंस आर्ट, एजुकेशन और अब हेल्थ केयर, इन तीनों में अपनी एक खास पहचान बनाई। मेरे साथ हैं बहुत ही कैमरा शाय, शायद आपने कभी उनको कहीं पब्लिकली नहीं देखा होगा। वी गॉट दिस प्रिविलेज फॉर द फर्स्ट टाइम। लेट अस वेलकम ज्योति अग्रवाल जी। थैंक यू सो मच प्रिया मैम, इट्स एन एक्चुअली क्वाइट एन ऑनर टू बी हियर। और जितना मैं आपसे इंस्पायर होती हूँ और देखती हूँ कि आप किस तरह का काम करें, आई थिंक ये शायद होना ही था कभी ना कभी तो। And we are really glad that it happened and we made it happen. We made it happen. Tell us where it all started. My journey और my educational journey. Everything. तो मैं पली बड़ी दिल्ली में, और हम 4 बहनें और एक छोटा भाई मेरा, और एक बहुत मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिली में, लेकिन घर हमेशा खुद का देखा, गाड़ी देखी, एक आध पापा के पास एक मारुति होती थी, और एक लविंग फैमिली। और देन माय ब्रदर वाज बॉर्न मेरे पैदा होने के 11 साल बाद। और जब वो 1.5 साल का था तो हमें पता चला कि उसको एक हार्ट कंडीशन है, विच ही वाज बॉर्न विद अ सिंगल वेंट्रिकल। तो उस समय माने में ये सब समझ में नहीं आता था, पर 4 साल में उसकी पहली सर्जरी हुई। जब मम्मी सर्जरी में थी 1-1.5 महीना उसके साथ एम्स हॉस्पिटल में, शायद उस समय हम सब बहनें थोड़ी जिम्मेदार ज़्यादा हो गई, क्योंकि मम्मी उसको देखती थी, हम घर को देखते थे। तो पढ़े बड़े वहाँ, बट वी हैड अ बहुत अच्छा सिक्योर चाइल्डहुड था हमारा। फिर मैं कॉलेज में पढ़ी, जेएमसी में, जीजन मेरी कॉलेज में, और साइकोलॉजी ऑनर्स मैंने पढ़ाई की। और शायद वो मेरी ज़िंदगी के बहुत अच्छे साल थे, बिकॉज हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे हमारे। और उस समय दिल्ली भी बहुत अलग था, जैसा आज दिल्ली है वैसा दिल्ली नहीं था। तो बहुत अच्छी शुरुआत की। और फिर मैंने जब मैं 22 साल की थी तो आई गॉट मैरिड टू सुधीर जी। मैं पंजाबी बैकग्राउंड की थी, वो मारवाड़ी बैकग्राउंड के थे, और मेरी बहन के हस्बैंड और वो बहुत अच्छे दोस्त थे। दैट्स हाउ हम दोनों मिले। और हम पोइट्री, हमारा एक कॉमन कनेक्ट है, हम दोनों को पोइट्री का शौक़ है। तो वो कभी कभी गाते गाते हम शादी शुरू में थोड़ा सा डिफरेंट था माहौल, बट मेरे ख्याल से फैमिली में इतना प्यार था, इतना प्यार मिला मुझे, तो मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई किसी भी चीज़ की। और सुधीर और मैं बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं हमेशा से। तो आई थिंक वो एक ऐसा एंकर था जिसने मुझे, जो मैंने किया आज तक, सारा क्रेडिट उसका उसी को जाता है। उसी ने मुझे एक एक चीज़ सिखाई। जब मैं शादी होकर आई तो मुझे कॉर्पोरेट और कोऑपरेट का मतलब नहीं मालूम था। मैं 22 साल की थी, साइकोलॉजी ऑनर्स करी थी, कॉलेज में पढ़ती थी और वापस यहाँ आ गई। सो सब कुछ ही इज़ टॉट मी एवरीथिंग। माय फादर लॉ टॉट मी अ लॉट। और सबसे बड़ी आई थिंक जो चीज़ उन्होंने मेरे ऊपर जो जिम्मेदारियाँ छोड़ी कि तुम करो, बस तुम कर लो, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो मेरे ब्रदर लॉस की मैं बड़ी थी, 2 देवर, एक छोटी सी। उनकी जब शादियां हुई तो मेरी मदर लॉ को पता नहीं था कि क्या लिया, क्या दिया, क्या गहना, क्या कपड़े। हैरानी होगी सोच के कि जो मेरा छोटा ब्रदर लॉ पवन, जब हमने उसकी शादी तय की तो पापा मैंने वो लड़की देखी नहीं थी। अच्छा। हम लोग सब फाइनल करके आ गए कि ये लड़की है, अपने आपके बेटे की शादी हो रही है। तो ऐसा माहौल था। तो आई थिंक जो शायद सपोर्ट, मोटिवेशन और जो धक्का मुझे मिला वहाँ से, तो वो शायद आज तक चल ही रहा है। बट इट मस्ट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट बिकॉज 90s में ना इंडिया बहुत अलग था, एंड अ वेरी ट्रेडिशनल मारवाड़ी फैमिली, एंड
आप बड़ी बहू थी, तो एक वो ना बड़ा वो रहता है, बिल्कुल। बड़ी बहू इज द बिल्कुल। मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन द फैमिली एंड शी इज गोइंग टू सेट द टोन ऑफ ऑल द बहूज टू बिल्कुल, कम। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरे पास कंडीशन थी कि मुझे साड़ी पहननी है, मुझे सर ढकना है। मैं सुबह उठती थी, मैं और मम्मी खाना बनाते थे, फिर हम दोनों लंच बनाते थे। पर क्योंकि मेरे फादर इन लॉ उस समय हम डॉटर इन लॉज़ फादर इन लॉ से इतनी बात नहीं करती थी, क्योंकि एक वो रहता था डिस्टेंस, और मैं तो बहुत अलग कल्चर से आई, तो मैं लोग घबराती भी बहुत थी। बट फिर उन्होंने मुझे कहना शुरू किया कि तुम 3 घंटे फ्री ऑफ़िस आने लगो। तो धीरे-धीरे मैं ऑफ़िस आने लगी। आई थिंक इसका फर्स्ट स्टेप पापा का था। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ऑफ़िस आने लगो। तो जब मैं ऑफ़िस जाने लगी तो फिर मैं छोटे काम करने लगी, फिर थोड़ा उससे बड़ा किया, फिर थोड़ा उससे बड़ा किया, फिर थोड़ा उससे बड़ा किया। तो वो शायद पापा और पापा सपोर्ट करते थे और सुधीर सिखाता था। तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत आई थिंक इट वाज़ गुड। मैंने शुरू में हमारे पास एक अंग्रेज़ी अखबार होता था नेशनल मेल, वो किया। एक हम लोग मैगज़ीन चलाते थे मधुरिमा, बाल भास्कर, रस रंग, वो सब मैंने देखना शुरू किया। फिर मैंने सबसे पहले एक अपना छोटा सेंटर शुरू किया अभिव्यक्ति के नाम से, जहाँ पे मैं आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस करती थी। वहीं से अभिव्यक्ति गरबा शुरू हुआ, जो अब बहुत बड़ा हो बहुत गया है। बड़ा। फिर उसके बाद आई थिंक कुछ सालों बाद एक दिन मेरे फादर ने तब तक नेशनल मेल वगैरह सब बंद हो चुका था। कुछ साल पहले आई थिंक 2015 में एक दिन मुझसे पापा ने कहा कि तुम एक अंग्रेज़ी अखबार शुरू करो। तो मैंने बोला कि मैं? बोले नहीं, इस घर में अगर कोई कर सकता है तो तुम कर सकती हो। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने एक डीबी पोस्ट का हाँ, नाम का अखबार शुरू यस। किया। और मुझे याद है मैंने एक दिन सुबह-सुबह सुधीर से चाय पे बात की कि ये अखबार शुरू करना कोई बड़ा काम होता है क्या? तो एट ब्रेकफास्ट टेबल उसने पापा से बोला, ज्योति मुझसे पूछी थी कि अखबार खड़ा करना कोई बड़ा काम होता है क्या? तो पापा ने कहा जब ये चलेगा ना तब तुमको पता चलेगा ये कितना बड़ा काम होता है। तो पापा का बहुत भरोसा था मेरे ऊपर। मैं अपनी मदर इन लॉ से भी बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी। तो आई थिंक एक फैमिली एटमॉस्फेयर ऐसा था जिसने मुझे यहाँ खड़ा किया। मगर आपकी जो फैमिली है ना बहुत ज़्यादा सोशली ऑल्सो दे वर वेरी एक्टिव, हुँ। वेदर इट इज़ योर फादर इन लॉ ही वाज ऑलवेज इन्वॉल्व। हम लोग छोटे से बड़े हुए हैं भोपाल में, तो आपने मधुरिमा का नाम लिया, उसका जो कलेवर का चेंज है ना हाँ। हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। हाँ। सो अर्ली 90s आई शिफ्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र टू भोपाल, हुँ, और उसके पहले जो ग्राफिक्स होते थे, जो लेआउट होता था, हुँ, एकदम डिफरेंट था। हुँ। देन डीबी पोस्ट वाला भी टाइम हमने देखा हुआ हाँ, है। देन वी हैव सीन अभिव्यक्ति, बिल्कुल हमारे आँखों के सामने बिल्कुल एक छोटा-सा वो छोटा-सा अंकुर काम था, था, और अब उसके बिल्कुल। 25 साल अभी हमने सेलिब्रेट किए 25 हैं। साल कर लिए, इंदौर शुरू कर लिया, 20 साल इंदौर को हो गए, जयपुर को हो गए। लेकिन आई थिंक वो क्या है ना कि जब आप व्हेन यू स्टार्ट टेस्टिंग सक्सेस, तो वो उसी का एक वही आपको एक मोटिवेशन देती है कि और करना है और करना है। शायद ये भी बात है कि हम लोग को और कोई बहुत ज़्यादा शौक नहीं है। हम लोग बहुत काम वाले लोग हैं, हम लोग को अपने में रहना बहुत पसंद है। तो आई थिंक काम और घर हमको बहुत फ़िल कर देता है। तो फिर हमारा काम उससे बहुत बढ़िया चल जाता है। बट देयर मस्ट हैव बीन सो मेनी ओकेजन्स ना, जब आप जैसे एक नया आपने अखबार शुरू किया, बट एज़ अ बहू आपकी कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। फेस्टिवल्स हैं, कोई सब कुछ, मेहमान आ रहे हैं। सब कुछ। तो हमारे यहाँ क्या है, हम लोग 3 बड़ी फैमिली है। हुँ, तो हमारे लिए भी कहना बड़ा मुश्किल है कि वो भाई के बच्चे हैं। तो हमारे घरों में 3 ब्रदर लॉ 3 भाई हैं सुधीर, हम 3 लड़कियाँ हैं, 6 बच्चे हैं और 1 बहन है और 1 हाँ। उसका बेटा है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर जब पर अब एक दिल्ली में रहते हैं, एक बॉम्बे में हाँ। रहते हैं काम की वजह से, लेकिन भोपाल सबका घर है। तो सब त्योहार यहाँ मनाए जाते हैं, सब चीज़ें यहाँ से होती हैं। तो हमारे लिए ये भी कहना बड़ा मुश्किल है कि ये मतलब नेफ्यू है या कज़िन है। तो हमारे लिए एक, लेकिन ये ज़रूर रहा है पहले दिन से, शायद मैं भी ऐसी थी कुछ, और मम्मी ने भी ये शायद ये मुझे सिखाया, फैमिली हैज़ ऑलवेज़ कम फर्स्ट। ये शायद कोई मौका नहीं होगा कि मैं बोलूँ कि आज सब लोग आए हुए हैं और मैं बोलूँ मैं तो ऑफ़िस जा रही हूँ। वो कभी नहीं हुआ और शायद होगा भी नहीं। तो अनलेस कोई बहुत ही इमरजेंसी है कि आपको जाना ही पड़ेगा, बट क्योंकि मुझे लगता है एक तो क्या काम सब चल रहा है और फैमिली हैज़ ऑलवेज़ बीन माय प्रायोरिटी। हुँ, तो चाहे बच्चों के समय हो, चाहे मेरे ब्रदर, आज भी मेरी जो फैमिली आती है, जो साल में 10, 12, 15 बार आते ही हैं, तो वो पहले हैं। तो हुँ। इट हैज़ ऑलवेज़, आई थिंक इट हैज़ जस्ट कम वेरी ऑर्गेनिकली कि परिवार भी चलाना है और ये भी चलाना है। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच यू टुक, जैसे आपने अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति का तो चलिए 1 2 3 महीने का काम रहता है, बट वो भी बहुत छोटे स्तर पे आपने शुरू किया। अगर आप चाहते तो उसको शुरू से ही बहुत बड़ा आप कर सकते नहीं, थे। अभिव्यक्ति साल भर का सेंटर था पहले। हाँ। अभिव्यक्ति का जो मेन सेंटर को मैंने 2017 में 18 में बंद किया और तब से गरबा बचा। हम्म, बट क्योंकि खुद काम इतने बड़े किए नहीं थे कभी,
तो इसलिए छोटे से शुरुआत करना मेरे ख्याल से अच्छा आइडिया है, बिकॉज आप सीखते हो। छोटे से बड़ा करना थोड़ा मुझे लगता है आसान ज़्यादा हो जाता है। फिर एक टाइम ऐसा भी आता है कि अब छोटे में मज़ा नहीं आता। हाँ अब अब ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है यार इसमें तो ये तो सिंपल काम है। हाँ तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, थोड़ा चैलेंजिंग हो तो खुद को भी बहुत मज़ा आता है। हाँ। आपने मुझसे कहा था कि यू लव आर्ट, आपने बताया अभी अभी कि आप पोएट्री करते थे, आपने आर्ट के कारण अभिव्यक्ति शुरू किया। हम्म। How did you think about education? How did that seed come in So your I mind? think what I have realized over years now is that I know I cannot sell products. मुझे माल बेचना नहीं आता. I cannot sell anything, but I think service is something which excites me. तो जब मेरी बेटी स्कूल जाने लगी तो वो जहाँ भी पढ़ती थी तो मुझे लगता था बहुत इसको याद क्यों करना पड़ता सब कुछ। तब मैंने पहले बार मेरे फादर लॉ से बोला कि मुझे स्कूल खोलना है। तो पापा ने कहा खोलो। ना मुझे पता था कैसे खोलना है, ना उनको पता था कैसे खोलना होता है। तो उन्होंने कहा करो और सीख जाना। सो मैंने बहुत सारे स्कूल देखे, समझना शुरू किया, लेकिन मैंने स्कूल में भी पहले दिन से किया वही जो मुझे राइट लगता था, जो मुझे सही लगता था। अगर मेरे दिल को किसी चीज़ ने कहा कि नहीं ये सही नहीं है तो मैंने कभी किया ही नहीं। तो आई थिंक व्हेन यू फॉलो योर हार्ट मे बी यू मेक द राइट चॉइसेस। But the right choice also is a very difficult choice because जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, स्कूल्स में तब तक जब संस्कार वैली आया था, ऑलरेडी ये ट्रेंड शुरू हो गया था कि एक फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, उनका एक बना बनाया टेम्पलेट है हाँ। और उनका एक ऑलरेडी फेम है, तो बच्चे फक्र महसूस करेंगे कि ये ब्रांच अब यहाँ आ गई, हम यहाँ जा रहे हैं। तो दैनिक भास्कर परिवार रिप्यूटेड है, बट शिक्षा के क्षेत्र में उसका कोई भी अनुभव नहीं है, और आपने जीरो से सोचा कि मैं व्हील को रीइन्वेंट करके जैसा मुझे चाहिए वैसा मैं जीरो से बनाऊंगी। तो ये कठिन रास्ता क्यों लिया? वो इसीलिए क्योंकि एक तो मुझे मालूम था कि ऐसा हम सोचते, मेरे फादर ना हम एक वर्ड सिखाते थे कि मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, तो मरना तो पड़ेगा। अब मरो अपने लिए मरो या किसी और के लिए मरो। तो ये था कि कोशिश करते हैं कि भाई बना लेंगे कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। और शायद पापा ऐसे थे तो हमने कभी ऐसा सोचा नहीं कि नहीं होगा। क्वेश्चन ये था कि होगा कैसे, ये कभी नहीं सोचा कि हो नहीं पाएगा। कोशिश ये थी कि सोल्यूशन देखते हैं होगा कैसे। और उस समय माहौल बहुत अलग था, सीबीएसई स्कूल्स चलते थे, आईसीएसई तो बहुत कम होते थे, डे बोर्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। पर क्योंकि शायद कभी कभी कहते हैं ना कि सब जवाब नहीं होने में आप डिस्कवर कर लेते हो। सो आई थिंक संस्कार एक उसका प्रोडक्ट है कि हमने सब कुछ डिस्कवर किया, बजाय इसके कि जो हुआ है वो हम वही कर लें। आई थिंक व्हेन वी स्टार्टेड डिस्कवरिंग तो शायद हमको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें समझ में आने लगी। आई रिमेंबर आई हैड विजिटेड संस्कार वैली, आई थिंक इट वाज 12 इयर्स अगो, और वो रोड जैसे जाता है और जैसे वो वैली खुलती है आपके सामने, देयर इज नो पर्सन हु कैन जो ना रोक पाए अपने आप को अचरज या आश्चर्य से। तो वो जब तक आदमी वहां पे घुसता है तभी तक वो एक अलग दूसरी दुनिया में आ चुका रहता है। और जैसे हम अंदर जाते हैं तो आपने जो बिल्डिंग्स के नाम हैं वो भी आपने नींव इस तरह से रखे हुए हैं जो कि बच्चों के डिफरेंट जो स्टेजेस हैं उसको हिंदी में आपने बनाया हुआ है। तो हुआ ही मेरे ख्याल से कभी कभी होता ही है कि वो एक्चुअली जो होना होता है वो राइट चीज़ ही होनी होती। तो जब ये ज़मीन पापा ने ली हमारे लिए, इसका रास्ता दूसरा था। वो रास्ता तो थोड़ा सा अंदर 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 बहुत ज़्यादा, लेकिन उसमें ना बहुत छोटी सी रोड थी वो। फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये रोड निकली, तो फिर हमने कहा ये रेड रोड 1.8 किलोमीटर है। oh, yes. तो फिर हमने कहा इसको बनाते हैं। तो फिर हमने उसको बनाया, इट गोज अराउंड। फिर हमने उसमें बहुत प्लांटेशंस किए। नाम शायद इसलिए मेरे को, क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो भी जगह आप काम करते हैं उसमें भी एक थोड़ी सी एक एनर्जी, एक आत्मा आ जाती है। सो बजाय इसके कि बोलने लगे कि हम 2, 3, 4, 5 ब्लॉक में से किसी को बुलाओ, तो जब वो नाम, जैसे हम सब के जो नाम है वो हमारी आइडेंटिटी बन जाते हैं ना। एंड आई थिंक मेरा वो जो आर्ट का थोड़ा इंटरेस्ट है और थोड़ा वो शायद सब मिक्स हो गया वहाँ के। तो अभी भी जैसे अगर मैं कुछ भी करूँ तो शायद सीधे रास्ते थोड़ा करना मुझे मुश्किल लगता है। तो मुझे लगता है मुझे वो घुमावदार रास्ता मैं कभी नहीं भूल सकती। 12 साल पहले मैं और मेरे हस्बैंड, ऐसा लग रहा था ये कभी खत्म ही नहीं होगा, हम दूसरे शहर में आ गए क्या? नहीं, शायद वो क्रिएटिव एंगल जो शायद थोड़ा बहुत है उसने शायद एवरीथिंग इज पुट टुगेदर। तो उसमें हर बिल्डिंग के नाम है, डाइनिंग हॉल का नाम है जो हमारा मल्टीपर्पज़ हॉल है, और ये सोच के कि जैसे हमारा एक जो मल्टीपर्पज़ हॉल है उसका नाम है उमंग। वो इसलिए बिकॉज वहाँ जब बच्चे जाते हैं तो उनको बहुत बताएंगे कि उनको कितना मज़ा आता है उमंग में। तो वहाँ हर जगह का इसलिए नाम है क्योंकि मेरे हिसाब से वो बिल्डिंग्स की भी बहुत बड़ी रोल है बच्चों की ज़िंदगी में। बच्चे बड़े होकर यही कहते रहे हम शिखर में पढ़ते थे, हम सोपान में पढ़ते थे। तो वो फिर शायद वो बन गया, फिर कल्चर ऐसा हो गया, तो फिर वैसे ही चला। 12 साल पहले मैंने देखा था, फिर जब मैंने अस्पताल शुरू किया, सो द रूम्स डोंट हैव नंबर्स इन दिस हॉस्पिटल।
सो वी पुट द नेम्स की पेशेंट ऊर्जा में है, हाँ पेशेंट शांति में है, बिल्कुल। तो वो उसके कारण एक अलग ही मतलब इट कॉस्ट अस नथिंग। नथिंग, इट्स ओनली अ थॉट। वो तो सिर्फ एक सोच है ना हाँ कि अब इस कमरे को कमरा कहना है, नंबर देना है हाँ या फिर इसका नाम देना है। करेक्ट, तो जब आप सोचिए, जब आपकी पेशेंट जब ऊर्जा में जाती है हाँ तो उसमें एनर्जी अलग आ गई। एग्जैक्टली तो बस यही एग्जैक्टली, हमने किया। बिल्कुल। संस्कार वैली एक एलिट स्कूल है जो बहुत अच्छी फैमिलीज के, अच्छे मतलब फाइनेंशियली वेल ऑफ फाइनेंशियली हैं, हाँ। वो जाते हैं। बट शायद सब नहीं जानते होंगे कि आप ऑलमोस्ट 2000 लड़कियों को ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन भी कर रहे हैं अपने इसी ट्रस्ट के माध्यम से। हम्म। ये क्यों शुरू किया और क्या इसके पीछे का मोटिवेशन था? तो क्योंकि हम लोग ऐसे सोचते हैं, और मैं ज़्यादातर ऐसा सोचती हूँ कि एक लड़की कई परिवार को बदल देती है। लड़के भी बदलते हैं, लेकिन शायद लड़की की जिम्मेदारी और लड़की का कमिटमेंट अपने परिवार में, अपने फैमिली पेरेंट्स के घर में, अपने इन लॉज के घर में, शायद उसका कमिटमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। और शायद मैं क्योंकि खुद एक औरत हूँ, तो मुझे हमेशा लगता है कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए, लड़कियों को पढ़ना भी चाहिए और लड़कियों को कुछ करना भी चाहिए। उसी थॉट से हमने, और जिस अब बिल्डिंग में मैं अभिव्यक्ति चलाती थी, जब मैंने अभिव्यक्ति बंद किया तो मैंने सोचा अब इसमें क्या करें, तो मैं बोला चलो एक स्कूल बना लेते हैं। और उसके पहले मैं संस्कार में ऑलरेडी एक ब्रांच चला रही थी, सिर्फ इसीलिए कि लड़कियों को अगर पढ़ा लेंगे तो शायद उनका भी ज़िंदगी बदलेगी और समाज बदल जाएगा। तो समाज को अगर बदलना है तो मेरे ख्याल से लड़कियों का बहुत बड़ा रोल है उसमें। बहुत बड़ा रोल उसको कैसे छोड़ दें, उसको कैसे छोड़ दें। तो आज उसमें 1900 गर्ल्स पढ़ती हैं और इस साल हम लोग ग्रेड 9 शुरू कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश, मैंने सोचा यहाँ था कि 5th तक करेंगे, फिर बच्चों को भेज देंगे कहीं और, फिर सोचा वो नहीं भेज पाए, मन ही नहीं माना, फिर सोचा 8 तक चलाएंगे, फिर तो भी हमारा मन नहीं माना। अब आज हम 9 तक शुरू कर रहे हैं। तो जितनी हमारे पास थोड़ी एक दो बिल्डिंग थी, जिस घर में भास्कर बिल्डिंग में चौक में भास्कर पहले हाँ, चलता था, हाँ, उसको हमने स्कूल बना दिया। अभिव्यक्ति को हमने स्कूल बना हाँ, दिया। स्कूल में एक बिल्डिंग नहीं बनाई मैंने, ओनली फॉर SVN। हाँ, तो पर वो लड़कियों के साथ काम करने में इतना फुलफिलमेंट है जो शायद संस्कार वाली में भी नहीं है, क्योंकि वो इतना वैल्यू करते हैं जो आप उनको देते हैं। बहुत डिसिप्लिन, बहुत तरीका, काम बहुत अच्छा, क्योंकि शायद थोड़ा वंचित है तो वैल्यू बहुत करते हैं। राइट। अब संस्कार वाली को कितने साल हो गए संस्कार एग्जिस्टेंस वाली में? 20 साल हो 20 जाएंगे इस साल साल। हो गए। 20 सालों में व्हाट आर द 3 मेन थिंग्स दैट यू हैव सीन चेंज इन चिल्ड्रन ओके। इन द लास्ट 20 years? सो क्या ये बहुत आयरॉनिकल डिस्कशन होता है हमारे टीचर्स में। अक्सर टीचर सोचते हैं अरे मैम बच्चे पहले जैसे नहीं हैं, पर मैं कहती हूँ हम लोग भी पहले जैसे नहीं हैं। तो बच्चे बदले ऐसे हैं कि शायद थोड़ा हम और हमारा कल्चर और हमारा माहौल थोड़ा खुला है, थोड़ा सेंस ऑफ फ्रीडम बहुत है। हम लोग सबको एक दायरे में बांध के नहीं रखते, बिकॉज मुझे लगता है क्रिएटिविटी तो तभी निकलेगी जब, तो उसके दोनों चैलेंजेस भी हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी रोड है। तो बच्चे बदले ऐसे हैं कि एक तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है पहले से। आई वुड से कि क्योंकि थोड़ा माहौल बदल गया है इन टर्म्स ऑफ मीडिया अटेंशन, इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया। तो कभी कभी मुझे लगता है कि थोड़े इनसिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक दुनिया वो दिखानी है जो हम एक्चुअली हमारी है नहीं। और पेरेंटिंग बदल गई है। पहले शायद आपके हमारे माँ बाप अगर हम कुछ गलत करते थे तो थप्पड़ भी मार देते थे, तो कोई पूछता नहीं था। आज अगर हम बच्चे को इतना सा कुछ कह दे तो हम कभी कभी ज़रूरत होती है बच्चे को स्ट्रिक्टली को नहीं, वो थोड़ा माहौल बदल गया। तो बच्चे उसमें कभी कभी ऑब्वियसली जब थोड़े से सब एजेस राउंडेड हैं, बिल्कुल भी टकराव नहीं है, तो सीखते तो टकराव से है ना। एग्जैक्टली। तो कभी कभी वो हम लोग को ऐसे लगता है कि थोड़ा रफ इट आउट करना जरूरी है। बहुत ही फ्रिक्शनलेस लाइफ है। हाँ, तो हमको तो लगता है बोर्डम से क्रिएटिविटी आती है। बच्चा बोर Right. नहीं होगा तो सोचेगा कैसे? अगर पूरा दिन एक्टिविटी में एंगेज्ड है तो कैसे सोचने लगेगा? फ्रिक्शन से थोड़ी वो आती है, डायमंड भी पॉलिश होते होते ही होता है ना। तो वो थोड़ा बदलाव आ गया, लेकिन मैं ये ज़रूर सोचती हूँ कि आज की जनरेशन बहुत एम्बिशियस भी है। तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि हमको उनकी ज़िंदगी को समझना ही पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि हम यही सोचते रहें कि वो नहीं पहले ऐसे थे अब ऐसे। हमको उनकी लाइफ को समझना ही पड़ेगा। उनकी नीड्स, उनके चैलेंजेस को अगर हम नहीं समझेंगे तो वो कहीं होंगे और हम कहीं और होंगे। तो मेरी तो कोशिश मेरे स्टाफ के साथ भी यही होती है कि हम समझें कि वो लोग क्या चाहते हैं, हम समझें उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, हम समझें उनके चैलेंजेस क्या हैं। और उनके चैलेंजेस कम भी नहीं है। एजुकेशन सिस्टम आप देखिए ना कि पहले 10 और 12, 11, 12 में आप एग्ज़ाम पढ़ते थे, एक एग्ज़ाम देते थे। अब 11 और 12 एक तरह से ऑब्सोलीट है। मुझे शायद ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये रियलिटी है। बिकॉज बच्चे को कोचिंग करना है, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ना है तो कोचिंग करिए, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव करना है तो कोचिंग करिए, आपको लॉ करना है तो कोचिंग करिए, आपको एनी कॉलेज में आपको एडमिशन आप कोचिंग करिए।
प्रैक्टिकली हम लोग जब पढ़ रहे थे तो एक इंजीनियरिंग की कोचिंग होती थी, एक मेडिकल की होती हाँ। थी, बट अब देखिए ना, practically for, as you said, for every stream there is an entrance यस, exam. यस, So where is experiential learning, where is uh, learning and exploring, because in objective type questions you cannot या explore all the aspects एब्सोल्युटली, of एब्सोल्युटली। anything. और बच्चा स्कूल एजुकेशन को अपने 11th और 12th जो आपके और हमारी ज़िंदगी के शायद बेस्ट ईयर्स होते थे, हाँ, वो अब उसको मिस करता है। क्योंकि उसको घर जाके कोचिंग जाना है, फिर कोचिंग का काम करना है, फिर स्कूल का, तो वो थोड़ा मतलब मैं कभी-कभी देखती हूँ, मुझे बुरा लगता है, बच्चे सुबह 8 बजे शुरू करते हैं और रात को 10 बजे तक लगे रहते हैं। तो आई थिंक वो हमारा सिस्टम ऐसा है, तो उससे आप अलग भी नहीं हट पाएँगे। एग्जैक्टली, बट आई थिंक ये जो स्कूल के साल थे, पहले 12 साल थे, अब वो सिकुड़ के शायद 8-9 ही साल रह गए बिल्कुल, हैं. बिल्कुल, बिल्कुल, 8-9 साल हो गए हाँ, हैं। एंड बच्चे में उस समय पे उतनी मैच्योरिटी भी नहीं आती हाँ, कि वो साइज़ डिसीजंस कर पाए। राइट. जब संस्कार वैली शुरू हुआ था तो एक दो ही कोएड स्कूल्स थे भोपाल में. बिल्कुल शुरू से इस शहर का ट्रेडिशन ही रहा है कि लड़कियों का स्कूल अलग, लड़कों का अलग. हुँ। तो आपने को क्यों कोएड बनाया, क्या चैलेंजेस हैं इसके? कोएड क्योंकि मैं तो या तो मैं खुद कोएड में पढ़ी थी, दूसरा मैं हमेशा मानती हूँ कि हम समाज सिर्फ एक जेंडर में नहीं चलता है, 2 मेन हैं, फिर उसके अलावा तो जो सब हैं सो है। बट तो ये कैसे पॉसिबल है कि बच्चा 12 साल एक जेंडर में रहे, फिर वो दुनिया रियल वर्ल्ड में आए और वहाँ पे 2 जेंडर्स हों? क्योंकि दोनों जेंडर्स हम लोग अलग हैं, हमारी सोच, हमारे तरीके, हमारी अप्रोच टू लाइफ, हमारे थॉट प्रोसेसेस अलग हैं। वुमेन Right. थिंक डिफरेंटली, मेन थिंक डिफरेंटली। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो बस यही सोच के कि मुझे लगा ये तो नीड है, मतलब आप एक कैसे हो सकते हैं? आपको तो दोनों को समझना ही पड़ेगा। और मैंने शुरू से एक और कॉल लिया, जो उस समय मुझे सब लोग कहते थे कि नए स्कूल में कोई ऐसे नहीं कर सकता है, कि मैंने पहले साल से ऐसा बोल दिया कि मेरे को इतनी परसेंट गर्ल्स चाहिए ही चाहिए, क्योंकि भोपाल में बड़ी गर्ल्स के स्कूल्स थे, सेंट बिल्कुल, जोसेफ बिल्कुल, बिल्कुल. कॉन्वेंट था, और बहुत 2-3 हाँ, स्कूल थे जो हाँ. सिर्फ गर्ल्स के लिए करते थे। तो लड़के पहले आए मेरे पास और लड़कियों को थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मैंने तय कर लिया कि मैं एटलीस्ट 45% गर्ल्स मुझे चाहिए। तो मैंने वो सीट That would खाली। have been very difficult because the real reason was that it was an expensive school. So कोई अपनी लड़की के एजुकेशन में क्या इतना इन्वेस्ट करेगा जो इतने वेल ऑफ है? आई थिंक दैट मस्ट हैव बीन बट द क्वेश्चन. इट हैपेंड बाय द एंड ऑफ इट। हाँ, और संस्कार इज लाइक अदर स्कूल्स इन भोपाल, क्योंकि जो हम प्रोवाइड करते हैं, अगर मैं सोचूं कि क्या हमारी फीस को पैरिटी करती है, नहीं करती है, बिकॉज वी गिव अ लॉट मोर। राइट. बट आई थिंक बिकॉज पापा ने हमेशा में सिखाया कि भाई तुम अपने लिए काम करो, तुम सोसाइटी के लिए काम करो, तुम पैसा मत सोचो। सो हमने कभी वो, तो मेरा आई थिंक आई बीन प्रिविलेज कि मुझे वो एंगल कभी सोचना नहीं पड़ा ज़्यादा। स्कूल हैज ऑलवेज रन वेल, स्कूल हैज ऑलवेज मेड सम मनी जो हमको इन्वेस्ट करना होता है, और हम ट्रस्ट का हाँ. स्कूल है तो हमको करना ही पड़ता है। तो पर मैंने क्यों किया, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई टुक दैट कॉल, क्योंकि मैं ऐसा अपने उस समय प्रिंसिपल को कहती थी, ये बहुत अजीब होगा कि जब बच्चे बड़े होंगे तो 20% लड़कियां और 80% लड़के, कैसे चलेगा ये? तो वो मैंने कुछ टफ कॉल्स दिया, अगेन आई फॉलोड माय हार्ट। मैंने सिर्फ जो मेरे दिल को राइट लगता था मैं वही करती थी। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट कॉल टू टेक, स्पेशली बिकॉज जो उस समय का प्रिवेलिंग विजडम है, जो उस समय का नॉर्म्स है, बिकॉज हम चाहते हैं कि हम जो भी काम करें उसमें हम शुरू से सक्सेसफुल हो जाएं. हाँ। कोई नहीं चाहता कि कोई कहे कि अरे स्कूल्स में एडमिशन नहीं हम्म। हो रहा है, अरे ये तो बहुत महंगा है, अरे यहाँ पे तो कौन जाएगा, दूर है. तो ये सब चैलेंजेस करते करते आई थिंक द मार्क ऑफ अ ट्रू एंटरप्रेन्योर इज दैट समटाइम्स द सोसाइटी डज नॉट नो व्हाट इट एक्चुअली नीड्स. यस, एब्सोल्युटली। इट हैज सम वांट्स, बट उसको ये नहीं पता कि दिस इज व्हाट दे नीड. बिल्कुल, बिल्कुल, सो जैसे स्टीव जॉब्स ने जब टच फोन बिल्कुल। निकाले थे तो हम तो हाँ, कीपैड वाले हाँ, ब्लैकबेरी यूज बिल्कुल, करते रहते थे. बिल्कुल। तो कुछ डिस्ट्रक्शन होता है, तब कुछ नया कुछ निकलता है ना। यू हैव टू डिस्ट्रॉय टू रीइन्वेंट। राइट, अगर डिस्ट्रक्शन ही नहीं होगा तो फिर तो हम उसी को इम्प्रोवाइज करते जाएंगे। राइट. सम थिंग्स, एक चीज ना जो बार बार आपके कॉन्वर्जेशन से निकल के आती है, आप ओरिजिनली तो भोपाल के नहीं हैं, आप दिल्ली के पले बड़े हैं. आपका जो पूरा परिवार है वो भोपाल से निकला, बट वो अब भोपाल का परिवार नहीं रह गया है. इट इज पैन इंडिया एंड मे बी इवन बियॉन्ड इंडिया. जनरली जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपनी जो ओरिजिन्स है उसको तो रिस्पेक्ट करते हैं, बट वो हमेशा आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि मैं अब इस जगह से ऊपर उठ गया हूँ. आपकी बातों में ना बार बार ये आता है कि मुझे ये भोपाल में करना था, भोपाल में ही करना था. आपके पास चॉइस थी, आप कहीं भी कर सकते थे. अब आप अस्पताल ला रही हैं, वो भी आप भोपाल में ला रही हैं. आप जिस शहर में चाहें जहाँ उंगली रख दें, यू हैव द कैपेसिटी टू डू इट. So what is this feeling that you have this love towards your city? आई थिंक मुझे ऐसे लगता है दैट
शायद हम अगर थोड़ा डायसेक्ट करें अपने थॉट प्रोसेस को, तो हमको शायद सेल्फ रिफ्लेक्शन से मुझे लगता है बहुत कुछ निकलता है कि हमें ज़िंदगी से चाहिए क्या। हमें नाम चाहिए, हमें शान चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें चाहिए क्या। हमारे केस में क्या है, मी एंड माई हस्बैंड बोथ आर वेरी लाइक आई से वेरी प्राइवेट पीपल, वेरी कंटेंटेड पीपल। तो हमारी नीड काम करने की है, और हमारी नीड ऐसा हमें बहुत लगता है कि भोपाल को जो चाहिए वो हम उसको दे सके, क्योंकि भगवान ने हमको जरिया बनाया है। हम तो मीडियम है, हम तो मीडियम, हमने नहीं तय किया कि हमें ये करना है, ये तो वहां से तय हो के आया है दैट वी आर द मीडियम। राइट। सो इफ वी विल नॉट डू दैट, एंड क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज कुछ और नहीं है, तो देन ये दोनों चीजें बस मैच हो गई हैं कि वी कंसिडर आवरसेल्व्स अ मीडियम फॉर चेंज, and we don't have needs which will take us to bigger platforms or more social or more attention. तो शायद वो हमारी नीड नहीं है, और तो शायद ये दोनों चीजें मिलके हमको मेरे भोपाल ख्याल बहुत से सिर्फ सेटिस्फाई करता आपके है। ही नहीं, आपके परिवार में ये रहा है। जैसे आपके जो ससुर जी रमेश चंद्र अग्रवाल जी, भोपाल उत्सव मेले को उन्होंने पूरा रीइन्वेंट कर दिया, और ये सब हम लोग जो भोपाल में रहते हैं हमारी आंखों के सामने हुआ ये बिल्कुल सब। बिल्कुल। सो एक बहुत नॉर्मल सा वो बड़ा वो था, उसको इतना सुंदर ऑर्गेनाइज कर दिया। बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज थे, वो सामूहिक विवाह बहुत कराते थे, बट वो बहुत स्ट्रीमलाइंड, बहुत प्रोफेशनल वे में, एंड हिज फोकस वाज ऑलवेज टू डू समथिंग इन द सिटी, फॉर द सिटी। या हम लोग को सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बहुत स्ट्रांग है। हाँ। मतलब बहुत स्ट्रांग। जैसे अब आपको भी शायद ऐसे लगता है, जब आप कहीं दूर 2 हफ्ते बाहर रह के आए और आपको शहर में आप एयरपोर्ट लैंड हाँ। करते हैं, तो आपको सुकून आ जाता है। तो वो सुकून की तो बहुत कीमत है ना, उसको कैसे छोड़ दें। वो क्राफ्ट से ही नीचे जैसे ही हाँ तालाब दिखता है तो ऐसा लगता हाँ, है घर आ चुके घर हैं। आ गया। हाँ। तो वो सुकून तो नहीं छोड़ सकते ना आप और मैं। राइट। तो आई थिंक वो सुकून के चक्कर में ही हमको अच्छा लगते हैं बहुत। लाइफ अपने कंट्रोल में रहती है, बहुत कुछ कर सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि 2-2 घंटे हम ट्रैफिक में ही रह रहे हैं, हम लोग शायद कर भी नहीं पाएंगे अब वो। तो वी हैव चोजन टू बी इन भोपाल, बाय दिस इज बाय चॉइस, दिस एब्सोल्युटली बाय चॉइस। Looking back, tell me about the difficult times in your life. Okay, so of course life is not easy for anybody for that matter. तो सबसे पहले तो मेरी मदर लॉ वाज डायग्नोज्ड विद ब्रेन ट्यूमर। तो वो बहुत मुश्किल समय था, बिकॉज शी वाज 51 व्हेन शी गॉट डायग्नोज्ड। और हमारे घर में किसी को मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा समझती नहीं थी, थोड़ा बहुत जो मैं मतलब बेसिक ही, अब मुझे भी क्या ही मालूम था। तो जब पहले दिन हमें वो पता चला, वो बहुत बड़ा शॉक था हमारे लिए। उसके बाद वो 1.5 साल रही हमारे साथ। तो वो 1.5 साल में 4-5 तो सर्जरीज हुई उनकी, और उनका मेडिकल यूजुअली मैं ही डील करती थी। तो मेरे फादर लोग को तो बहुत टाइम तक पता भी नहीं था व्हाट शी वाज डीलिंग विद, उनको भी हमने बहुत टाइम बाद बताया। पर कॉन्फिडेंस क्योंकि इतना था उनको हमारे में कि जो तुम लोग कर रहे हो वो ठीक होगा। वो बहुत मुश्किल समय था, एंड टू लूज मम्मी एट अ वेरी अर्ली एज, वन वी वेरी क्लोज ऑल्सो, ऑफ कोर्स अ मदर फिगर वाज। और हमें दुख इस बात का है कि जब वो टाइम आया कि सब बच्चों की शादियां हो गई थी, घर में छोटे बच्चे आ गए थे, तो शी कुड नॉट एंजॉय दैट। पर मेरी ग्रैंड मदर लॉ थी हमारे साथ, हम उनके साथ थे, हम वो क्या थी होंगे, हम ही उनके साथ थे। She passed away in 2021 at the age of 96. तो वो मम्मी का बीमारी बहुत मुश्किल टाइम था। उसके बाद मैं खुद बीमार हो गई। I got diagnosed with Hashimoto encephalopathy. ओह। तो वो मुझे 2 साल लग गए उसमें। पर मुझे उस समय से ज़्यादा मुश्किल टाइम मम्मी की बीमारी लगती थी। और उससे भी ज़्यादा मुश्किल समय जो मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में शायद सबसे मुश्किल था, when my father-in-law passed away. Because he passed away at like this, like कुछ भी नहीं था। वो अहमदाबाद में एयरपोर्ट पे लैंड किए, सीढ़ी से उतरे, एंड कोलैप्स्ड। शायद वो सबसे बड़ा that is still the hardest part to deal with, because I think वो एक से छत थी ना हमारे ऊपर, तो अब बिना छत के घर में तो कैसे रहें। तो वो बहुत मुश्किल टाइम था। बट सेंस ऑफ फैमिली बहुत स्ट्रांग है, सब एक दूसरे के लिए खड़े हैं, कोई कभी अकेला महसूस नहीं करता। तो मुश्किल समय निकल जाता है, बट या दोज वर द डिफिकल्ट पार्ट्स। That would have been probably your first brush with, you know, the medical care, Yeah. जो नॉर्मली हम जाते हैं नॉर्मल डिलीवरीज या नॉर्मल कंसल्टेशंस के लिए। सो व्हेन यू वर नेविगेटिंग all of that, because brain tumor में आपने बताया मल्टीपल सर्जरीज होती है, you require to see different consultants, you would have to travel outside. What were the reflections that you had at that time? तो आई थिंक मेरा इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ गया हेल्थ केयर में, क्योंकि मैं बॉम्बे में जसलोक हॉस्पिटल में डॉक्टर जॉय देसाई थे, तो वो मम्मी को ट्रीट करते। तो जब जॉय आते थे, जॉय से आने से पहले मैं नोटबुक में अपने 25-30 सवाल तैयार करके रखती थी। ऐसा कैसे होगा, ये कैसे होगा, इस टेस्ट में क्या मिलेगा, इस टेस्ट में क्या होगा, अब क्या होगा। सो मुझे ऐसे लगता, अब मैं जब सोचती हूँ मुझे लगता है कि उसने मेरा इंटरेस्ट बढ़ाया।
to under and I was just very interested to see you know how human bodies, अगर अभी भी आप कभी देखेंगे कि मैं इंस्टा में तो मैं बहुत देखती हूँ ये सब कि ह्यूमन बॉडीज कैसे वर्क करती हैं। और जब मैं छोटी थी तो मैं एक बार सोचा मैंने मैं को डॉक्टर बनना चाहिए, बट उस समय सिस्टम्स बहुत अलग थे तो वो हाँ, नहीं हो पाया। हाँ, सो आई थिंक दैट सीड वाज ऑलवेज देयर, right. दैट सीड वाज ऑलवेज देयर। Your own illness, it's something very rare. We've, I mean, you know, even experts would have seen very rare यस situations. या तो उसमें भी क्या हुआ, मम्मी बाय देन आई हैड अंडरस्टूड अ लॉट ऑफ हाउ ब्रेन वर्क्स। हाँ, मैंने बहुत सीख लिया था कि ब्रेन कैविटी है, एडिमा होगा हाँ, तो ऐसा हो जाएगा, हाँ, ब्रेन स्टेम में क्या होता है, लेफ्ट ब्रेन, तो मुझे हम्म, थोड़ा तो जब मैंने मम्मी के बाद ऐसा महसूस करने लगा कि मैं बहुत वर्ड्स मिस कर रही हूँ, आई वाज स्टार्टेड मिसिंग अ लॉट ऑफ वर्ड्स, आई वाज सेइंग रॉन्ग थिंग्स। आई नोटिस, मैं तब तक स्कूल खुल चुका था कि मेरी हैंड राइटिंग बदल रही है, बिकॉज आई थिंक माई मोटर स्किल्स वर थोड़ा सा वो हिल रही थी कुछ कुछ। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं सुबह एक्सरसाइज करती हूँ, तो मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मैं गिरी, तो मेरा एल्बो फ्रैक्चर हुआ है। सुधीर ट्रैवल कर रहे थे, तो हमने कभी भोपाल में हम ज़्यादा कुछ करते नहीं थे हम्म, मेडिकल साइंस में, पर बहुत सिंपल सा काम था, तो मैंने बोला ये यहीं कर लो। मेरा 3 दिन बाद स्कूल का ओरिएंटेशन था, अरे नहीं नहीं ओरिएंटेशन है मुझे तो करना है। उसमें बाय देन तब तक, क्योंकि डॉक्टर जॉय देसाई जो मेरी मदर लॉ के डॉक्टर थे, उसने बहुत क्लोजली मुझसे काम किया, तो मैं एक बार उनके पास कंसल्ट के लिए जा चुकी थी, तो मुझसे कुछ कुछ पूछने लगे। तो उसने मुझे कहा ज्योति दिस नॉट यू, ये थोड़ा मुझे कुछ डिफरेंट लग रहा है, तो ही पुट मी ऑन सम ड्रग्स एंड आई थिंक ही पुट मी ऑन स्टेरॉइड्स बाय देन। तो जब मैं गिरी और मेरा सर्जरी हुई एंड आई वाज पुट ऑन एनेस्थीसिया, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, वो एनेस्थीसिया था या मेरा स्टेरॉइड था, जैसे इट वाज लाइक अ ब्लास्ट। 3 दिन बाद आई कोलैप्स्ड, लाइक टोटली कोलैप्स्ड। तो जॉय को बुलाया बॉम्बे से, तो उसने कहा नो वी हैव टू गो टू बॉम्बे। तो फिर मैं बॉम्बे रही आईसीयू में 15-20 दिन, फिर वो बहुत लंबी जर्नी थी। फिर मैं मेयो क्लिनिक गई, बट मुझे उससे भी ज़्यादा मुश्किल पापा का जाना लगता है अभी तक। तो उसमें जब मैं बहुत लंबा चलती रही, तो वहाँ से एक बॉम्बे से 2-3 डॉक्टर आते थे, एक बार लंदन से डॉक्टर को बुलाया। तो फिर मैंने एक दिन सुधीर से, एक मैंने कहीं कोट में कुछ देख रही थी शायद, तो उसमें कोट था मदर टेरेसा का, which said, I know God will never give me anything which I can't handle. I wish he did not trust me so much. तो मैंने सीधे बोला इसको एक पोस्टर बनवाओ, इसको पोस्टर बनाओ। मैंने इसके अंदर एक डेट डाली कि मैं इस डेट तक ठीक होंगी। तो मेरा शायद थोड़ी, मेरे में पेन बेयरिंग ज़्यादा है, पॉजिटिविटी थी, तो फिर मैंने धीरे 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 अपने आप को कटेल किया, थोड़ा लाइफस्टाइल और सिंप्लीफाई किया, थोड़ा काम, थोड़ा सा उन दिनों थोड़ा कम किया कि मैं थोड़ा ठीक हो जाऊँ। सो ऑटो इम्यून था, तो अभी रेमिशन में चल रहा है, तो जब तक चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है। right. Probably it also must have been, you know, everything together. या कुड Because at बी। that time I think आपका गुजरात वाला वो पेपर का भी काम बहुत तेजी से चल रहा था। हाँ, पर मैं और बहुत सालों से भास्कर के लिए कोई कोई छोटे छोटे प्रोजेक्ट करूँ हाँ, तो करूँ, बट लार्जली अब नहीं करती हूँ बहुत, हाँ, क्योंकि अपना खुद का काम बढ़ता जा रहा है, right. और घर होता है, परिवार है, बच्चे हैं, तो या सो आई लार्जली डू माय ओन थिंग। भास्कर का कभी कुछ छोटा छोटा हो तो मैं कर लेती हूँ, बट माय ओन लार्ज नहीं। I'm always intrigued. You are brilliant at communicating. You are also brilliant at, you know, managing people. आपने नहीं ऐसा सोचा कि मैं इसका ही न्यूज़पेपर का मे बी एक स्टेट देख लेती हूँ, या मैं इसका ही कुछ और कर लेती हूँ? नहीं, वो इसलिए कि सबसे पहले फैमिली पीस इज नॉन नेगोशिएबल। हम्म, कोई चीज़ उसके ऊपर नहीं आ सकती, है ना। घर में ऑलरेडी 4 लोग उस बिजनेस में हैं, तो फिर मुझे क्यों जाना है उसमें, क्यों जाना है। और बहुत सारे एंगल्स हैं ना, और भी लड़कियां हैं घर में, सब कुछ तो नहीं कर सकते। तो बेहतर यही था कि मुझे लगा और मेरा इंटरेस्ट एरिया तब तक काफ़ी एजुकेशन में आ गया था, right. तो आई थिंक आई हैड स्टार्टेड वर्किंग इंडिपेंडेंटली। तो शायद मैंने इसलिए कभी सोचा ही नहीं कि मैं कुछ भास्कर में बड़ा करूं, कभी भी नहीं सोचा ऐसा। जब अग्रवाल जी अचानक उनका ऐसा हो गया, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 2017 की 17 बात है। What was actually went through your mind? Because 22 साल से जब आप उस घर में रह रहे हो, और he set the direction of your life. He showed you probably that, you know, this is what Absolutely. you are capable of. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। वो एक्चुअली बहुत, मतलब शायद वो एक ऐसा शौक है जिससे हम कभी भी अभी तक शायद एक्सेप्ट कर लेते हो, बट यू डोंट गेट ओवर इट। मतलब वो एक हर्ट और एक पेन ऐसा है जिसमें आप गेट ओवर नहीं कर सकते, आप उसको बस एक्सेप्ट ही कर सकते हो। तो बहुत टाइम तक अभी भी कभी कभी हम लोग बात करते हैं, वो छत नहीं है हमारे ऊपर अब, जो उनका एक साया था, उनका एक सपोर्ट था। और बड़ा होना इतने बड़े परिवार में बहुत आसान, मतलब आपको सबको देखना है, आपकी कोशिश है आपकी सब साथ रहें, सब जुड़े रहें,
कोई चीज़ ऐसे नहीं हो जाए। तो बड़ा बनना बहुत आसान भी नहीं है, बट लेकिन अगर आप उसको स्ट्राइड में लेंगे तो फिर चल बहुत बढ़िया भी है, बहुत बढ़िया भी है। तो पापा का जाना इज वाज द हार्डेस्ट थिंग एवर। और मैं तो हम लोग के यहाँ उन दिनों ये भी मेरा थोड़ा स्पिरिचुअल इंटरेस्ट है, तो हमने मुरारी बापू की कथा थी भोपाल में। तो मैंने पापा से कहा था मुझे कथा करनी। पापा ने बोला तुम ये सब करती रहती हो, लोग तो ज्वेलरी मांगते हैं, ये मांगते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं पापा प्लीज़ करते हैं ना, प्लीज़ करते हैं। पापा ने कहा अच्छा करो। सो आप सोचिए, पापा पास जब 12 अप्रैल, उसके ठीक एक हफ्ता पहले 5 अप्रैल वी हैड फिनिश द कथा। एक वेंसडे को कथा खत्म हुई और नेक्स्ट वेंसडे पापा पास्ट हुए। तो वो मुझे लगता है कुछ कार्मिक टाइम ऐसा था कि मे बी इट वाज अ वेरी गुड टाइम फॉर हिम टू गो, ऐसा हम लोग सोचते हैं कि शायद हमने बहुत अच्छी, बापू घर पे रहे 10 दिन, बहुत अच्छा माहौल था, आश्रम जैसा माहौल था घर में। पापा बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। और उन्हें सबको बुलाया, पूरे परिवार को, दोस्तों को, मेरी बेटी को अमेरिका से बुलाया। तो मुझे, हम लोग कभी कभी ऐसा सोचते कि मे बी उनके जाने के लिए वो टाइम बहुत अच्छा था, बट या बहुत मुश्किल। बट वही होता है, जब कोई आदमी बीमार है तो हम धीरे 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 उससे रिकनसाइल होते हैं और फिर कहीं ना कहीं उसको रिलीज करते हैं कि वो सोल तो हमारे साथ ही रहेगी, बट वी आर रिलीजिंग देम फ्रॉम दैट पेन। बट व्हेन इट हैपेंस सो सडनली, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पर रिकनसाइल। मैं ऐसा इसके बारे में ऐसा सोचती हूँ कि शायद ये हम लोग की सबकी सेल्फिश अप्रोच है, बिकॉज जो जा रहा है उसके लिए उससे बेहतर तरीका नहीं है जाने का। जो बीमारी में जा रहा है वो आपके लिए सही है, पर उसके लिए मुश्किल है। राइट, इस केस में उनके लिए सबसे आसान है, आप ही के लिए मुश्किल है। राइट। तो फॉर द पर्सन उससे अच्छा तो नहीं हो सकता And कुछ। I think what happens is that because we grieve so much, that soul which still hangs around, या I think हम उसकी जर्नी पेनफुल कर देते हैं या इतना ज़्यादा जो। तो मैंने इसको ऐसे ही रिकनसाइल किया कि उनके लिए शायद सबसे अच्छा था, हमारे लिए सबसे मुश्किल, बट उनके लिए इससे अच्छा नहीं हो सकता था। जो आदमी ने इतना काम किया, इतने कर्म योगी थे वो इन सम सेंस, तो वो तो चलते फिरते बस चले गए। बट द वेरी डिफिकल्ट पार्ट इज दैट आपकी दादी सास घर पे थी और ये न्यूज़, आप भोपाल में ही थे तब। हाँ, मैं ही हमारे घर में, मैं ही से उस दिन भोपाल में थी। सब अलग अलग जगह थे, सुधीर दिल्ली में थे, गिरीश बॉम्बे में था, पवन जी दिल्ली में थे। तो हम सब अलग अलग थे, बिकॉज कथा खत्म हुई थी, सब अपने अपने काम में लग गए थे। तो बस ताई, हम उनको ताई जी बोलते थे हमारी दादी को। तो मैं ही भोपाल में थी, और मैं भी स्कूल में थी जब मुझे, मेरे पापा के साथ एक लड़का रहता था, उसको फ़ोन आया कि पापा की तबीयत खराब है, क्या करूँ? तो मैंने कहा तुम हॉस्पिटल लेके जाओ, फिर बताती हूँ क्या करो। तो जब तक फिगर आउट किया तब तक बहुत कुछ हो चुका था। हाँ, मुश्किल तो बहुत था, बट फिर आप सीखते ही हो। आई थिंक अडल्टिंग शायद इसी को बोलते हैं ना, टू डील विद डिफिकल्ट टाइम्स, वही तो अडल्टिंग है। बच्चों को समझाना, बच्चे भी बहुत कनेक्टेड थे उनसे, बच्चे बहुत क्लोज हैं आपस में। मेरी बेटी अमेरिका में थी, बच्चे कहीं और थे। तो हाँ, बट परिवार साथ में तो उससे बड़ा तो कुछ भी नहीं है। But I think the unique thing about the legacy that he left is that in every business families there are different outlooks. और eventually एक ऐसा point आता है कि जब सब सोचते हैं कि अब हमें अपना अपना अलग कर लेना चाहिए. It happened in the previous generation of your family also. Yeah. So how he broke that pattern, and he made sure that even as he left, everybody was doing their own thing, but they were still together in a very beautiful way. So I would say they are leading different verticals of Bhaskar, but they're all working for Bhaskar. Right. ऐसा कोई किसी का अपना कुछ नहीं है, सब कुछ साथ है, सब कुछ साथ है। तो मतलब जब मेरी बेटी की शादी हुई अभी 3 साल पहले, तो हमारे लिए कार्ड में बड़ा मुश्किल था लिखना कि बेटी किसकी है, तो से कि सुधीर ज्योति अग्रवाल की बेटी है। कैसे लिखे भाई, सबकी तो है। तो आई थिंक हमारा, ये सिर्फ हमारी नीड नहीं है, बिकॉज शायद हम सबने फैमिली में इतना टच पर अच्छा टाइम देखा है कि हमारे को उसकी बहुत वैल्यू है, सबको, सिर्फ मुझे ही नहीं, सबको। तो हम लोग हॉलीडे साथ जाते हैं, हम लोग साथ करते हैं। जब मैं और मेरी सिस्टर लॉज बैठते हैं, वो लोग जब भोपाल आते हैं तो हम नाश्ते पे बैठते हो, पता ही नहीं चलता 6 लंच टाइम भी हो गया अब तक, तो कि हम इतनी बात करते हैं। तो आई थिंक हम लोग सबको उसकी बहुत वैल्यू है, इसलिए हर एक आदमी उसमें एफर्ट करता है, सिर्फ मैं नहीं या सिर्फ सुधीर नहीं, हर एक आदमी, एवरीबडी वांट्स टू बी, वी आर टुगेदर बिकॉज वी वांट टू बी टुगेदर, और उससे अच्छा कुछ नहीं है। Do you think somewhere, in the previous generation there were some separation issues which dragged on? It must have caused a lot of pain and eventually it all got settled and everybody is doing their own thing. क्या आपको लगता है कि वो जो था वो कहीं ना कहीं उससे वैसा फिर से नहीं हो जाए, या वो? हाँ, बिल्कुल, हमने तो टाइम नहीं देखा बिकॉज तब तक तो, लेकिन लड़कों ने देखा है, तो शायद उनके दिमाग में ऐसा है कि वीरो हमको वो नहीं करना है, हमें वो नहीं करना है ये ना। लेकिन शायद हम लोग में दोस्ती बहुत है
सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं है, दोस्ती हम्म। बहुत है, तो मस्ती भी बहुत होती है। जब वो लोग आते हैं तो खूब मजाक होता है, खूब हंसी मजाक होता है, खूब खाना पीना होता है, खूब मस्ती होती है। तो अब आपको मजे ही आ रहे हैं तो फिर अब क्यों ही छोड़ना उसको मजे ही तो कर रहे हैं। दोस्तों के साथ भी तो आप वही करते हो। एग्जैक्टली या एग्जैक्टली। सो वी वेरी गुड फ्रेंड्स। और क्या होता है कि जो आपके क्लोजेस्ट हैं वो आपकी हम्म, सिर्फ फैमिली होती है। हाँ। पैसे सभी कमा लेते हैं अलग अलग तरीके से, साथ रह के भी कमा सकते हैं, अलग होके भी कमा सकते हैं। हम्म। बट अलग होके जब कोई बहुत पैसे कमाता है तो वो ना वो, बिकॉज हमारी जो फैमिलीज है दे आर सो कनेक्टेड या कि वो फिर वो मजा ही नहीं आता नहीं पैसे क्या, कमाने हाँ का। कि मेरे फादर हमें सिखाते थे कि बोलते थे कि भैया जो अपने आसपास के लोग हैं सबको साथ लेके चला करो, नहीं तो पता चले तुम्हारे बच्चों की शादी में तुम चले जाना मर्सिडीज में, वो तो टू व्हीलर में ही आएंगे ना, हाँ। तो क्या फायदा आसपास उनके टू हरियाली व्हीलर। होनी चाहिए। हाँ, आसपास सबके साथ होने चाहिए। तो वो ना ऐसे चलते फिरते उनके ऐसे ऐसे थॉट्स थे, हाँ। शायद जो बहुत डीपली इम्बेडेड है हम में। हम्म। हमारे घर में एक ना मेरी बेटी ने कहा उसको डॉग चाहिए, तो वो एक छोटा सा डॉग आया नया, टफी नाम का था। तो उसने बोला बाबा ऊपर चलिए, उसका कमरा ऊपर था, बाबा नीचे थे, बाबा ऊपर चलिए, वो ना हमने नया डॉग लिया। ऊपर आ गए पापा। तो अब मुझे भी, हम लोग पापा से तब तक तो बहुत खुल चुके थे। मैंने बोला पापा आपको पता है कितने महंगे आते हैं कुत्ते? तो यू नो व्हाट ही टोल्ड मी, ही सेड बेटा शौक की क्या कीमत है? नहीं नहीं, ही सेड ये प्यार करने वाली चीज की क्या कीमत होती है? हाँ। इसकी इसकी कोई कीमत नहीं, शौक और प्यार करने वाली चीज की कोई कीमत नहीं होती है। हाँ। तो उनके ना ऐसे थॉट्स हैं जो हमारे लिए इंस्टीट्यूशन लेसन्स हैं। राइट। शायद हम कोशिश यही करते हैं कि अपनी जिंदगी उसी पे चलाएं। एक उनका मैंने थॉट पढ़ा है कि ये जीवन शिव की बारात है। हाँ बिल्कुल। तो वाकई में है, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं वो भगवान ने हमारे हिसाब से तो बना के हाँ भेजे नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल। बट काम उनके ही साथ में हाँ करना है। उनके साथ में करना है। तो उनकी अप्रोच बहुत बहुत पॉजिटिव भी थी, विजनरी भी थे, और बहुत सपोर्टिव थे, हाँ। बहुत सादे थे, बहुत सिंपल, कुछ नहीं चाहिए था जिंदगी से। जो कपड़ा हम लाते वो पहन लेते थे, जो गाड़ी पहले खड़ी है उसमें बैठ जाते थे। ऐसा नहीं था कि उनके लिए कोई मतलब 4 गाड़ी में जो सबसे हाँ। पहले खड़ी है वो उसमें जाके बैठेंगे। तो वो शायद वो सब में भी है, मतलब आई वुड से हाँ। पूरी फैमिली भी वैसी है, हम लोग भी कोशिश करते हैं वैसे ही रहें, बच्चे भी थोड़े सीधे सादा हैं। तो एक उनकी जो बड़ी खासियत लगती है मुझे, चूंकि बचपन मेरा मध्य प्रदेश में ही गुजरा, तो वो हमने अपने आंखों के सामने होते हुए देखा है कि किसी फील्ड में जो बिल्कुल बहुत ही टॉप पर है, आप उसी की जगह पर जाकर और इतनी मेहनत करते हो, इतनी मेहनत करते हो, सब कुछ अपना दाव पे लगा देते हो। मतलब ये कि अब कुछ बचा ही नहीं है, सब जो था यहाँ लगा वहाँ दिया। कमाया, सब वहाँ लगा दिया। और 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 उसमें से करके बहुत अच्छा करके निकल गए। सोचा था सेकंड आएंगे, बट एक्चुअली फर्स्ट के भी ऊपर चले गए। 1 to 9 रह गए, 10th रह गया जो कॉम्पिटिटर था। तो ये क्या इसका मैकेनिज्म है, क्या इसकी कैसे चलता था ये थॉट प्रोसेस? तो हमने जो मेरा पहला एक्सपीरियंस इस चीज में था वो था हमारा राजस्थान लॉन्च। हाँ। तो मेरी बेटी 40 दिन की थी तब, है ना, शी वाज जस्ट बॉर्न। तो तब तक तय हो चुका था कि हम लोग राजस्थान लॉन्च करेंगे। वो भी क्यों करते थे, बिकॉज हम कहानियाँ सुनते थे पापा से कि अब जब थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश पैसा कमाया तो घर बना लिया, अब क्या करना है। तो सुधीर से बोले कि भैया करना क्या है, 2-4-10 करोड़ जो भी थे उनके पास। तो बोले चलो कुछ नया खेलते हैं। उनको मतलब ही वुड एक्चुअली वो खेलते थे। मतलब वो बाद में हमसे कहते थे कि मैं तो पेड़ लगाता हूँ, तुम लोग फसल काटते हो, मैं तो भाई पेड़ लगाता हूँ। तो उनकी जिद थी कि भाई और शायद हम सबको ये जो काम का जज्बा है, काम का शौक है, उसी से आया है। तो राजस्थान चले गए। अगेन जैसे आप कहते हैं कि स्कूल में हमने सब बैरियर्स तोड़ दिए, हमने कोई नॉर्म्स फॉलो नहीं किए, हाँ। सेम चीज हम तो सीखी वहीं से। कोई नॉर्म फॉलो नहीं किया, सब कुछ बदल दिया। इंडिया में कभी ऐसा सर्वे नहीं हुआ था जैसे उन्होंने किया। हाँ। लाखों घरों के एवरीडे सर्वे, मार्केटिंग में इतना काम। तो जो उनमें ना एक तो रिस्क टेकिंग बहुत ज्यादा थी, तो बच्चों ने भी वही सीखी। और शायद उनको अपने तीनों बेटों पे इतना भरोसा था कि वो जैसे वो चलाते हैं ना घोड़ा, तो वो सारथी थे और वो तीनों को चलाते थे। हाँ। और तीनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। राइट। तो वो बस उनको मजा आता था और बच्चे साथ साथ करते थे। हम लोग रहे जयपुर 1.5 साल। मेरी बेटी 40 दिन की थी, रात को ट्रेन में बैठते थे, सुबह 4 बजे ठंड में आगरा पहुंचते थे, आगरा से गाड़ी से जयपुर जाते थे और वहां रहते थे। 1.5-2 साल हम लोग जयपुर में रहे, मैं, पापा, सुधीर और पवन और मेरी एंड बेटी। इट मस्ट हैव नॉट बीन वेरी इजी, बिकॉज कोई जब वहाँ पे इतना एंट्रेंच्ड है, और न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज़ है ना जिससे सबको सरोकार है, बिल्कुल। क्योंकि हर जन के घर में न्यूज़पेपर आता है। अब जो डॉक्टर हैं उनका सिर्फ सरोकार बीमारों हाँ से है, हाँ स्कूल वालों का अपने जो हाँ, बच्चे करेक्ट, पढ़ रहे हैं, बट अखबार से तो दुनिया के हर आदमी का सरोकार है, बिल्कुल चाहे वो एक आपका टी स्टॉल पे पढ़ने वाला आदमी हो बिल्कुल या आपका बिल्कुल। चीफ मिनिस्टर हो। वो ना पाठक की नब समझते थे, वो समझते थे कि पाठक को चाहिए क्या, और वो कहते थे मेरा मालिक मेरा पाठक है। हाँ। जो पाठक को चाहिए होगा मैं तो वैसे बनाऊंगा। तो ना उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलायंस चाहिए था,
ना उनको कुछ चाहिए। तो ही वॉज वेरी क्लियर कि हमारा जो रीडर है वो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है। तो वो रीडर के भरोसे और रीडर को देते 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 वो यहाँ। तो अगर उसी पे जाएं जो हाँ से हमने शुरू किया था, कि शायद हम में सब में जो जज्बा है कि ब्रेक द मोल्ड, वो आया वहीं से है। ब्रेक द मोल्ड एंड आई थिंक मेक योर ओन मेक योर ओन मोल्ड, मेक योर ओन स्टोरी। एक्चुअली किसी और की स्टोरी में करने में मजा भी क्या है? बट बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज अब जो लाइफ है ना, अब जैसे हम किसी शहर में जाते हैं तो वहाँ पे कोई अब खासियत नहीं रह गई। हर जगह एक फिक्स तरह के मॉल हाँ। रहेंगे, फिक्स ब्रांड्स रहेंगे। जो कपड़े हमें भोपाल में दिखते हैं वही जयपुर में शेल्फ्स में बिल्कुल दिखेंगे। बिल्कुल। अब ये कपड़ों में आ गया, खाने में आ गया। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाइए तो उसके हर हाँ, शहर में उसके सब मिल आउटलेट्स जाएगा, रहेंगे। हाँ। तो अब किसी भी बिजनेस को वो फ्रेंचाइजी मॉडल को छोड़ के और अपना यूनिक एक आइडिया को नर्चर करना, एंड विथ नो ड्रीम ऑफ रेप्लिकेटिंग इट कि हम इसके बहुत सारे क्लोन्स पूरे देश में, पूरे विश्व में बना देंगे। इट इज़ नाउ फिनिशिंग। मतलब अब शायद वो बहुत एंड की तरफ है वो थॉट। यू आर गोइंग टू कम अप विथ अ ड्रीम that is your You're basically hospital. riding against the tide. Yes, and now you are going to make a hospital for women and children. You could have had it easy. There are so many chains, इतने सारे chains हैं, क्या ही नाम लूं। तो आप किसी का भी फ्रेंचाइजी लेके और उसको बहुत अच्छे तरीके से आप चला सकते थे। आप डॉक्टर भी नहीं है, क्यों आपने फिर से डिफिकल्ट रास्ता चुन लिया? क्योंकि ये सवाल अपने आप से पूछना जरूरी है कि हम कर क्यों रहे हैं। हम तो अपने शौक के लिए कर रहे हैं, अपने पैशन के लिए कर रहे हैं। आई थिंक आई एम एक्सट्रीमली प्रिविलेज कि मेरे को उसका बिजनेस एंगल देखना होता है जरूर, बिकॉज नोबडी वांट्स टू लूज मनी, बट क्योंकि दैट्स नॉट माय ब्रेड एंड बटर। लेकिन हाँ, काम करना है तो उसको सक्सेसफुल तो बनाना है। राइट। तो कर तो अपने शौक के लिए रहे हैं, फिल अपने आप को करना है। हाँ। तो फिल तो इसी से होगा ना, जब खुद करेंगे और खुद बनाएंगे और खुद चलाएंगे और खुद मजे से उसको देखेंगे। और अपनी थॉट, क्योंकि हो सकता है किसी और का थॉट प्रोसेस हमको सूट भी नहीं करे। तो आई थिंक बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर आवर ओन सेटिस्फैक्शन, फॉर आवर ओन फुलफिलमेंट, राइट। तो ये थॉट कभी आया ही नहीं कि हम किसी को ले आए। कभी सोचा भी नहीं कि हम किसी मदरहुड को ले आए या Cloud9 को ले आए, किसी को भी ले आए। मुझे नहीं पता सही या गलत, ये तो टाइम ही बताएगा, पर कोशिश यही होगी। बट आई थिंक अपना जो खुद का एक आइडिया है उसको लाइफ देना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके जो जीवन के अनुभव हैं, जो आपने एज अ मदर खुद फील किया, आप एक पेशेंट के रिलेटिव बन के अलग अलग अस्पतालों में गए, आपके फैमिली मेंबर्स ने जो भी अपनी जर्नीज करी, प्रेगनेंसी की, चाइल्ड बर्थ की, फर्टिलिटी की, सो यू वुड हैव फेल्ट कि नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो हम फिर क्यों साँचे में ढले, हम क्यों नहीं अपना उसको। तो मुश्किल है पर इम्पॉसिबल तो शायद नहीं है। मतलब सीख जाएंगे, एक गलती करेंगे तो सीख लेंगे। तो शायद हम लोग इसी अप्रोच से चलते हैं। क्या था वो, एक होता है ना कि एक मोमेंट होता है कि डिसाइड कर लेते हैं कि बहुत बार अपने को वो नजेस किस्मत देती रहती है कि इस तरफ आपको जाना है, जाना है, हम थोड़ा अनसुना करते रहते हैं। फिर एक टाइम आता है कि जब ये डिसाइड हो जाता है कि नहीं अब तो ये मुझे करना ही पड़ेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इससे पहले सुधी मुझे कहते हैं यूनिवर्सिटी कर रहे थे, यूनिवर्सिटी करो, बिकॉज बच्चे मुझसे कहते हैं हमको जाना नहीं है मैम कहीं, अब इसके बाद क्या करना है? कॉलेज खोल दो। तो हुआ ये कि मेरी बेटी की शादी हुई है ना, जनवरी 2006, कब हुई आशा? 22 में। तो शादी में बहुत बिजी रहे, ये हुआ, फिर वो जनवरी में अपने घर चली गई। वो पहली बार मेरी जिंदगी का टाइम था जब मैं अकेली रही, क्योंकि मेरे पेरेंट्स के यहाँ मेरी बड़ी फैमिली, यहाँ हमेशा बड़ी फैमिली, बच्चे, कभी मेरी सिस्टर लॉ रहती थी यहाँ के 6-6 साल, कभी ब्रदर लॉ आते थे, कभी बच्चे होते थे, मेरा बेटा था। तब मेरा बेटा सिंगापुर स्कूल चला गया, शुभ शादी होके कलकत्ता चली गई, और आ गया मई में होती है स्कूल में छुट्टी। मैं थोड़ा बहुत काम करती हूँ, तो मेरे को लगा ये मतलब ये क्या हो, व्हाट इज दिस, ये हो क्या गया है। तो फिर मैंने शुरू के दिनों में तो यूनिवर्सिटी की रिसर्च की। फिर मैं कुछ दोस्तों के साथ एक दिन बैठी थी, तो ये डिस्कशन हुआ कि यूनिवर्सिटी कैसे करें, ये करें वो करें। तो वो एक कॉन्वर्सेशन कुछ ऐसी टर्न हुई कि जैसे एक ड्रॉप आया मेरे दिमाग में कि यार ये करते हैं। तो मैंने तय कर लिया कि मुझे करना है। मैंने अगले दिन से मैं बैठी, पहले मैंने उसके पूरे गणित लगाया कि क्या होगा, कैसा होगा। 1-2 डॉक्टर से मेरे दोस्त थे, उनसे बात की कि फाइनेंशियली डज इट मेक सेंस और नॉट। तो उन्होंने अपने तरीके से मुझे बताया, मैंने उसको खूब उसकी डिटेल वर्किंग की। सो इट वाज दैट मोमेंट व्हेन माय डॉटर लेफ्ट होम, आई हैड अ फ्यू डेज विद मी व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल वैक्यूम। शायद ये वैक्यूम को फिल करने का तरीका था कि चलो एक प्रोजेक्ट तो मैंने सोचा, और सुधी ट्रैवल कर रहे थे, वापस आए तो मैंने बोला मुझे ये करना है,
से ये कहाँ से तुम्हारे पास आइडिया आ गया? मैंने कहा नहीं मेरा मन है, मैं कुछ एक आध प्रोजेक्ट अभी और करना चाहती हूँ। अब मुझे स्ट्रेस ये होता है कि अरे आई एम टर्निंग 50, आई एम 54, कि अब पता नहीं इसके बाद मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, because I Oh, think why you not? taste success, no? That's very See, as you addictive. said, I think success is very addictive. yes, Success is addictive. सक्सेस इज एडिक्टिव। और दूसरा क्या होगा कि जो हम सक्सेसिव प्रोजेक्ट्स करते हैं उसमें हमारा इनपुट फिर कम कम सालों का हाँ, होता जाता है। और एज यू सेड वी आर इंस्ट्रूमेंट्स, या सो हम तो कुछ नहीं करते। अब आइडिया आपको आया नहीं, किसी ने डाला ही डाल है दिया, आपके बिल्कुल, आइडिया आपके बिल्कुल, दिमाग में, बिल्कुल। तो वो आइडिया डालने वाला भी वही है, हाँ, करवाने वाला करने भी वाले भी वही वही है। है, बिल्कुल, बिल्कुल उसी में चलते कहानी। 90s की लड़कियां और 2026 में लड़कियां। सो जो मुझे लगता है कि लड़कियों की लाइफ से एक्सपेक्टेशंस बहुत बदल गई हैं। शायद उसमें बहुत गलती उनकी भी नहीं है। हम लोग बच्चों को, लड़के लड़कियों को सेम तरीके से पालते हैं, एक लेवल तक सेम चलते हैं रेल की पटरी जैसे, और एक टाइम पे हम कहते हैं कि अब रूल्स चेंज हो गए हैं, अब तुम ये नहीं कर सकती और तुम ये नहीं कर सकते। हाँ। उसकी शायद कुछ ज़रूरत भी है, क्योंकि समाज में हम औरत का और एक आदमी का अलग अलग रोल है, दर्जा बराबर है बट रोल अलग अलग है। राइट। वुमन का केयर गिविंग ज़्यादा है, मेन का फेंडिंग ज़्यादा है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कोई किसी से ऊपर है या कोई किसी से नीचे है, लेकिन अगर हम लोग समाज में जब चलाते हैं तो अगर सब लोग एक ही काम दो लोग करेंगे तो एक तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बात है, जब बच्चे भी पलते हैं तो पहले एक्सपेक्टेशंस लड़कियों की बहुत अलग थी और अब बहुत अलग हो गई हैं, तो कहीं वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो उनकी भी गलती नहीं है, बिकॉज हमको पाल सेम तरीके से रहे हैं, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम शायद अगर थोड़ा सा उनको सेंस ऑफ फैमिली हम इम्प्रूव कर देंगे मीडिया में जाके, तो शायद वो बेहतर रहेगा। कुछ जगहों पे तो बाय द वे फैमिलीज फंक्शन वो अपने आप सीख जाती हैं, और आगे ना पीछे तो सीखती हैं, बट थोड़ा मुझे लगता है कि उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत अलग हो गए हैं। कई बार मुझे लगता है कि बॉयज आजकल ज़्यादा अकोमोडेटिंग है गर्ल्स से। शायद ये जो फेमिनिज्म का एक अप्रोच है, शायद उसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज हम एजुकेशन इज़ द बिगेस्ट टूल ऑफ चेंज। हम जब एजुकेट उनको कर रहे हैं तो कम ज़्यादा का सवाल क्यों है बार बार? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो मेरी जनरेशन की मदर्स थी, हमने थोड़ा ओवर कॉम्पनसेट कर दिया। बिकॉज हम जब बड़े हो रहे थे, मैं जब बड़ी हो रही थी, तो ये बहुत क्लियर था कि मैं और मेरा भाई हम दोनों एक ही उम्र के हैं, बट आपको खाना बनाते आना चाहिए। बिल्कुल। जब आप दरवाजे पे कोई डोरबेल बजती है तो आपको दुपट्टा पहन के ही जाना है दरवाज़ा खोलने के लिए, आप जैसे हो वैसे ही नहीं जा सकते। कई बार मेरी मौसी मुझे मना कर देती थी कि आप रात के मूवी के शो में कॉलेज के क्लासमेट्स के साथ नहीं जाओगे। तो मुझे बहुत झल्लाहट होती थी कि मेरा भाई जा सकता है, मैं क्यों नहीं जा सकती। बट धीरे धीरे मैं इस चीज़ को एडजस्ट हो गई कि मुझे घर का काम भी उतना ही अच्छे से आना चाहिए। अगर घर में नानी की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं शायद ज़्यादा अच्छे से उनका ध्यान रख लूँगी। बट हमने अपनी बेटियों को ऐसे नहीं बड़ा किया। वुमेन की लेकिन एक ऑर्गेनिक मैटरनल इंस्टिंक्ट है, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। शायद हम लोग के जनरेशन में उसको बहुत ज़्यादा निखारा गया, बट ये भी मैं सोचती हूँ कि आजकल पेरेंटिंग थोड़ी डिफरेंट हो गई है। लड़कियाँ या यंग मदर्स आर वेरी इन्वेस्टेड इन देयर चिल्ड्रन, वेरी इन्वेस्टेड इन द किड्स, but not willing to accommodate so much to families. Yes, very true. हमने कभी मेरा तुम्हारा नहीं सोचा था। I will not say जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं है ये, लेकिन लड़कियों की मुझे लगता है थोड़ी लाइफ से एक्सपेक्टेशंस बदल गई हैं। मैं बिल्कुल, मैं ज़रूर सोचती हूँ कि हर लड़की को काम करना चाहिए, बड़ा छोटा, यू हैव टू बी प्रोडक्टिवली एंगेज्ड। राइट। आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपका घर बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये भी सवाल पूछने का है कि फिर आप करते क्या हो लाइफ में? प्रोडक्टिव एंगेजमेंट तो बहुत ज़रूरी है ना। तो वो थोड़ा सा बदलाव है सोसाइटी में, बट शायद सोसाइटी चलती भी ऐसी है कि थोड़ा चेंज होगी, फिर थोड़ा इस तरफ स्विंग हो जाता है, फिर वो वापस फिर कहीं ना कहीं एक मिडवे आएगा, मिडवे जरूर आएगा। हमने आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि हमारा हस्बैंड भी उतना पीटीएम में जाए और उतना भी देखे, पर आज तो आप अकेले जा नहीं सकते, यू हैव टू बी देयर। एब्सोल्युटली। द गर्ल वांट्स दैट इफ यू आर पार्टिंग आई एम पार्टिंग, इफ यू आर ड्रिंकिंग आई एम ड्रिंकिंग, इफ यू वांट टू डू दिस आई वांट टू डू दिस। सो I am not a big advocate of I am a big advocate of equality, but our roles are very different. तो अगर वो roles हम समझ लें थोड़ा तो शायद बेहतर होगा। और मैं क्योंकि खुद बहुत औरतों के साथ काम करती हूँ, मेरे स्कूल में बहुत विमेन काम करती हूँ, बट शायद एक एज के साथ एक सेंस ऑफ सेटलमेंट आ जाता है। मेरा तो ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा कहता है, एट 40 women change। एक थोड़ा ठहराव आ जाता है ना, फिर आपको प्रूव नहीं करना किसी को। तो लड़कियां थोड़ी डिफरेंट हैं,
बट मतलब अच्छी हैं, कोई खराब भी नहीं है। मेरे पास जैसे स्कूल से पढ़ के कॉलेज में जाती हैं और फिर जब वो अपना थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आती है तब वो हमारे पास आती हैं। और हमने पिछले 10 सालों में इतना बड़ा चेंज देखा है। हमारे समय तक हमारे घर में रूल था 25 साल तक शादी हो जानी चाहिए, 30 के पहले आपके बच्चे हो जाने चाहिए। बिल्कुल। मैं बहुत ही एजुकेटेड, बहुत लिबरल फैमिली से हूँ, बट मेरी मौसी जो खुद डॉक्टर थी उन्होंने मुझसे स्ट्रिक्टली कहा था कि 30 के पहले आपके दोनों बच्चे हो जाने चाहिए। नाउ जिस तरह से हम बच्चियों को बड़ा कर रहे हैं उसमें हम ये चीज़ ना फैक्टर इन ही नहीं हाँ, नहीं करते। कर रहे। हम उनकी शादी, एक अच्छा जीवन साथी मिलना, एक सही स्टेज पे बच्चे हो जाना, ये हम उनकी मैट्रिक्स में फैक्टर इन ही नहीं करते। हम उनको केवल एक बहुत इंडिपेंडेंट, इंटेलिजेंट, आर्ग्यूमेंटेटिव, वेरी ओपिनियनेटेड ऐसा बनाने में फ़ख्र महसूस करते हैं। बट एकोमोडेटिव, अफेक्शनेट, ये एडजेक्टिव्स हम नहीं सोचते कि हमारी बेटियों के, बट ये एडजेक्टिव्स हम अपने बेटों के लिए चाहते हैं। हाँ, तो शायद कहीं ना कहीं ये कुछ इक्विलिब्रियम का दौर है, शायद नेक्स्ट जनरेशन हाँ, हो तक हम जाएगा, वो हो बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि मुझे लगता है कि जो लड़की का रोल है वो इतना क्रिटिकल है, लड़की का भी बहुत क्रिटिकल है, तो वो इक्विलिब्रियम की ही जरूरत है सिर्फ। एब्सोल्युटली। आपके बच्चे, आप एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से आई, यू गॉट मैरिड इनटू अ वेरी रिच फैमिली। पैसे की तो कभी कोई समस्या ही नहीं रही होगी, मगर क्या होता है कि एक जो क्लास है जिसमें बच्चे घूमते हैं वो बिल्कुल अलग होता है। तो ऐसे में कितना मुश्किल है बच्चों को बहुत ज़्यादा उनका ट्रू नॉर्थ, उनको अच्छे से बड़ा करना, रिस्पॉन्सिबल, वेरी सेंसिटिव एंड नॉट एंटाइटल्ड, ये कैसे करना? ये हम फॉर सम रीजन हम लोग शायद, मुझे लगता है हम कर पाए हैं। एक तो हमारे घर में ना आपके पास क्या है उसकी चर्चा नहीं होती, आपने क्या किया उसकी डिस्कशन होती है। वी नेवर टॉक अबाउट व्हाट वी बॉट, वी ओनली टॉक अबाउट व्हाट वी डिड। तो ये बहुत बड़ा पैरामीटर शिफ्ट है। मुझे कभी याद नहीं कि हमने डिस्कशन किया हो कि यार ये अपन खरीद लेते हैं, या ये हम ले लेते हैं, या हमने ये खरीदा, या मैंने ये ज्वेलरी खरीदी, या इस पे कोई डिस्कशन होता ही नहीं है। डिस्कशन इस पे होता है आज क्या किया, आज क्या हुआ, आज काम में क्या किया, या किसी के साथ क्या किया। तो द किड्स हैव सीन अ लॉट ऑफ दैट। दूसरा कुछ टूल्स थे जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, प्लस हमारी फैमिली में मेरी बेटी सबसे बड़ी थी, फिर मेरे ब्रदर इन लॉ का बेटा है। तो अब जैसे बर्थडे तो सबसे पहले स्कूल बस में जाते थे, है ना। अगर पीटीएम है तो मैं क्लास में जाऊंगी, टीचर मेरे ऑफिस में नहीं आ सकती। राइट, आई विल गो टू द क्लास, आई विल गो टू द टीचर कि मैम हाउ शी इज डूइंग। वेरी जेन्युइन फीडबैक एक्सपेक्टेड, नॉट टू कवर अप। मुझे याद है मेरी बेटी एक बार स्कूल में चीटिंग करते हुए पकड़ी गई। तो घर आई, उसने कहा मम्मा वो अमलान सर थे हमारे प्रिंसिपल। तो ऐसे चुप, आई कॉल्ड अमलान, ऐसे अमलान क्या हुआ, ही सेड मैम सम क्लास टेस्ट टाइप का कुछ चीज़ थी। उसने कहा, मैंने कहा अमलान व्हाट्स योर पॉलिसी, ही सेड मैम पॉलिसी की 0। मैंने कहा 0 दीजिए, ऐसे चुप आप वापस आइए स्कूल, आप जाके सर को सॉरी बोले। बाद में मुझे लगा बहुत ही स्टूपिड बात थी ये कि तो बच्चे की ग्रोइंग अप थी। फिर अब जैसे बच्चों को बर्थडे पार्टीज में जाना है, तो अब जाना हर तरह के बच्चे में, तो मैं यहाँ पे एक आर्टिस्ट की दुकान होती थी उन दिनों में से वही थी, तो वहीं जाता। तो एक लड़का था वहाँ रवि, तो मैं रवि को फ़ोन करती थी कि रवि वो आ रही है या बेटा आ रहा है, तुम उसको जो देना दे देना, पर प्राइस 500 ही बताना। उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे को, आई वुड टेल हिम यू कैन बाय अप टू 500 रुपीज़। अब वो चाहे चीज़ 1000 रुपए की, वो मैटर। तो ये थोड़े-थोड़े शायद टूल्स थे जो हमने यूज़ किए, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड शायद हम लोग भी, बच्चों ने मेहनत बहुत देखी और बहुत अर्ली डिफिकल्ट टाइम्स देखे। पापा का जाना देखा, दादी का जाना देखा, बड़ी दादी का जाना देखा, तो उनमें सेंसिटिविटी सब में है, और वो लोग को काम करने का थोड़ा शौक है सबको। मेरी बेटी भी स्कूल करती है कैलकाटा में, शी स्टार्टेड अ प्री किंडरगार्टन स्कूल। तो एक दिन जब उसकी बहुत नई शादी थी, नया काम कर रही थी, तो परेशान हो, तो मैं बोला शुभ तुमने क्या यार, तुम थोड़ा चिल करो, ये क्या तुमने झिक झिक में मम्मा आपने कभी सिखाया था हमको चिल करना, आपने तो यही सिखाया था कि काम करो, तो मैं तो वही कर रही हूँ। तो डिफिकल्ट तो नहीं है, बट यू हैव टू जस्ट एंड, और मुझे ऐसे लगता है इसमें ना आप बहुत बनावटी नहीं कर सकते, ये वे ऑफ लाइफ है। राइट, बिकॉज अब जो आपके पास है वो हाँ, है, ये वे ऑफ अब लाइफ इसको है। हम कैसे छुपाएं, बट हाँ, ये कैसे आया। और आई थिंक व्हाट इज वेरी यूनिक अबाउट योर फैमिली इज यू हैव सीन ह्यूज सक्सेसेस। आप लोग ना ऐसे जगह पे गए हैं, मतलब शेर को उसकी ही मान में जाके किया है, झेला है और जीते हैं। तो बहुत ह्यूज सक्सेसेस के साथ probably you would have also seen very spectacular failures. You would not call it failures but maybe डिफिकल्ट setbacks, टाइम्स, या डिफिकल्ट कुछ टाइम्स। हमने सोचा कि ऐसा होगा, हो एब्सोल्युटली जाएगा, मुश्किल भी बट नहीं रहा हो है, पाया। मुश्किल भी रहा है चीजें। तो हमारे बच्चों में एक एक टर्म है AKP, अच्छा। इसका मतलब है औकात के बाहर।
तो जब भी बच्चे कभी बाय चांस बिजनेस क्लास में उनको कभी अपग्रेड मिल जाए तो वो एक दूसरे को ऐसे कहते हैं आई टुडे आई एम एकेबी। तो ये ना तो हमारे बच्चों के लिए ना तो ये मतलब ये बहुत इजी है, बट अक्सर डिस्कशन इस पे होता है कि क्या किया क्या हाँ। लिया इज नॉट द डिस्कशन। हाँ। तो अगर बच्चों को जैसे हम लोग और हमने कुछ चीज़ें बहुत ये मेरे शौक थे तो मैंने बहुत सालों पहले शुरू करे कि दिवाली पे थी टू मेक देम फील दैट वी हैव टू कंट्रीब्यूट। तो हमने ऐसे तय किया कि पहले ये लोग दिए पेंट करते थे घर में, फिर जाके एक स्टॉल लगा के बेचते थे, फिर उसका जो पैसा आता था उसको चैरिटी में कहीं देते थे। फिर हमने एक साल तय किया कि चलो हर बच्चा गिफ्ट पैक्स बनाएगा जो हम डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे गरीबों को। हाँ। तुम कितने बनाओगे, तुम कितने बनाओगे, तुम सब ने कहा हम 100 बनाएंगे। तो फिर मैं सामान मंगाती मैं थी, उनका काम होता था उसको पैक करना, फिर वो आज तक होता है। हर दिवाली 1000 पैकेट बनता है जो ये लोग बच्चे खुद जाके दे हैव टू डिस्ट्रीब्यूट। तो उससे सेंसिटिविटी आती है ना। राइट। ऑल्सो आई थिंक बहुत ज़्यादा कोहेजन होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर 3 लोग हैं, 3 बहुएं हैं और सबकी थॉट प्रोसेस अगर अलग अलग है तो बच्चे तो एक दूसरे का कंपेयर करते हैं और फिर जो उसके पास चाहिए वो मुझे चाहिए ही चाहिए, ऐसा पर भी हमारा होता है। वैल्यू सिस्टम्स बहुत सेम है तीनों परिवारों के, मतलब बहुत सेम वैल्यू सिस्टम्स है। तो आई थिंक वी जस्ट गॉट लकी एंड वी हैव अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। तो शायद इसलिए सब सिस्टम अच्छा चल रहा है। बड़ी बहू होने में सबसे मुश्किल क्या 3-4 चीजें होती हैं? मुश्किल तो वो है जिसका मुश्किल समझ लो, बट या ऑफ कोर्स देयर इज अ बिगर सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है परिवार को इकट्ठा रखना। मतलब मेरी हर कोशिश है कि फैमिली पीस इज नॉन नेगोशिएबल, नोबडी कम्स विद फैमिली। तो मेरे जो दोस्त लोग कहते हैं तो अगर मेरी फैमिली आई होती है तो मुझे तेरे गेस्ट आ गए, तो मैं बोलती नहीं मेरी फैमिली है। तो जिम्मेदारी ये है कि सबको साथ लेके चलना, जिम्मेदारी ये है कि उनके अच्छे बुरे टाइम में उनके साथ खड़े होना, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। 2 साल पहले गरबा के दिनों में जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है, मेरी सिस्टर थोड़ी बीमार होगी तो मेरे को 1 सेकंड लगा सोचने कि मैं दिल्ली जा रही हूँ। तो उनके साथ हमेशा खड़े रहना, थोड़ा आपको सहनशीलता आपको ज़्यादा चाहिए, क्योंकि यू हैव टू टेक इन अ लॉट। मुश्किल नहीं है, बट या वो आई थिंक तरीके हैं परिवार चलाने के। तो हमने बापू से, जब बापू हमारे घर आए थे तो मैंने बापू से पूछा कि बापू संयुक्त परिवार चलाने का क्या नुस्खा है। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा जब बड़े छोटों का मन रखें और छोटे बड़ों का मान, तो परिवार चलते हैं। तो हमारा एक्चुअली नुस्खा यही है। वी आर वेरी फ्रेंडली, वी आर वेरी क्लोज, वी आर वेरी थिक, वी हैव अ लॉट ऑफ फन। तो आपने बहुत लेट पूछा उनसे, आप तो ऑलरेडी जी रही थी जब तक वो आए। हाँ, तो उन्होंने कहा जब बड़े छोटों का मन रखें, छोटे बड़ों का मान। राइट। तो आप हैरान होंगे कि मेरा माय ब्रदर लॉ इज 6'3", वो आज भी मेरे पैर छूता है। अच्छा। मतलब हम लोग जब मिलते हैं तो वो मेरी सिस्टर लॉज भी मेरे बराबर की हैं। तो वो मतलब उसका कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक वो कल्चर है तो बच्चे भी करते हैं सेम। तो हमारे घर में जो सबसे छोटा लड़का, दिवाली पे उसको बहुत दिक्कत होती है। उसको बहुत सारे करने पड़ते हैं। तो वो कहेगा आप सब लाइन में खड़े हो जाओ, मैं एक साथ करूँगा। पर वो ना मतलब वो सिस्टम है। तो मुश्किल तो है, मतलब मुश्किल नहीं है, बट हाँ जिम्मेदारी है। अगर आप जिम्मेदारी को समझेंगे तो वो मुश्किल नहीं लगेगी। अगर आप उसको लगेगा अरे यार मुझे ही क्यों सब करना पड़ता है, राइट, तो फिर आपको मुश्किल लगने लगेगी। हाँ। तो जब वो जब आते हैं तो सब कहते हैं मायके आए अपने, वो चिल करते हैं। और मैं इंश्योर करती हूँ, तो मैं जो अच्छा खाना बनवाती हूँ उनसे लिए फिर मैं लिखती हूँ कि अच्छा कुछ आना आएगा तो ये खिलाना है, वो आएगा तो ये खिलाना है। तो वो थोड़ा मदरली इंस्टिंक्ट से चल जाता है काम। राइट। आई थिंक द फैमिली जस्ट गॉट लकी। I think all of us are lucky. It's not me. I think it is, मेरा तो हमेशा ही मानना है कि घर में जो पहला बच्चा होता है और जो पहली बहू होती है उनको बहुत कठिन दिन होते हैं, क्योंकि जो पहला बच्चा होता है ना, हम लोग की बड़ी फिक्स्ड आइडियाज होती है पेरेंटिंग की। हम लोग पहला बच्चा हमारे खुद के लिए करते हैं और दूसरा बच्चा उसके लिए करते हैं। करेक्ट। तो फर्स्ट बच्चे को हमेशा ही बड़ी तकलीफ रहती है, पेरेंट्स भी स्ट्रिक्ट रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स का भी बिल्कुल, एवरीबडी इज ऑन देयर केस ऑल द टाइम। सेम बड़ी बहू के साथ होता है, क्योंकि जब वो आती है तो घर में दैट इज द फर्स्ट मेंबर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। बिल्कुल। सो बहुत माइक्रोस्कोप के अंडर, आपने मुझे बताया था कि आप साड़ी और वो पल्ला लगते थे जब तक कि बहुत लेट तक शुभ होने वाली थी। मतलब शी वाज अबाउट 8 months प्रेग्नेंट व्हेन सुधीर ने एक चिट्ठी लिखी पापा को, तो हंसने लगे कि अरे तुम ऐसे ही बोल देते, पर ये बातें कैसे बोले, उस जमाने अलग थे ना। अब आज अगर आप सोच भी लीजिए, नहीं सोच सकते, कैसे सोच सकते हैं। किसी को बोला, मेरी दिल्ली की दोस्तें कहती थी कि हाउ कैन यू टेल अ यंग गर्ल व्हाट टू वेयर,
अब मैं उनको क्या समझाऊं कि भैया कुछ भी बोल सकते हैं, तुम नहीं समझते हो। एंड जो बाद में आते हैं उनको कितने इजी वर्जन्स मिलते हैं। हाँ, फिर पापा मुझसे बाद में खुद ही कहते हैं वैसे बहुत सिली बात थी हमारी ये, पर आई थिंक स्पेशली इंटरकास्ट मैरिज में क्या होता है, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होती है हाँ कि अगर इसने आके हमारा घर बदल दिया हाँ, तो फिर कैसे होगा। कैसे होगा, ज्यादा रिएक्शनरी बिहेवियर होता बट है। देयर वाज अ लॉट ऑफ लव, और सो आई थिंक हर फैमिली में ही होता है, तीसरी बहू के आने तक अरे सब, बड़ी बहू से हाँ पूछना होता है कि हाँ हमारे समय पे हाँ कैसा था और तुम्हारे समय पे देखो। हाँ, तो फिर ये भी सोचना चाहिए ना कि अगर इफ यू आर नॉट दैट सोर्स ऑफ चेंज राइट तो फिर व्हाट इज द पॉइंट, राइट। फिर तो क्या ही बट मतलब। डोंट यू ग्रज, दे हैड इट इजी, मैंने मुझसे पूछो। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा, हाँ बिल्कुल भी नहीं लगता ऐसा, बिकॉज शायद मुझे इतना इज्जत, इतनी प्यार, इतना सब वो मिलता है कि मुझे कभी नहीं लगा ऐसे। I think there are two kinds of people. One is the person who wants that other people should be responsible for my happiness, for my comfort. And the other category is who want to be responsible for everybody Yes, else. And I think आप दूसरे तरह के हो बिल्कुल, कि आप चाहते हो कि लोग मेरे ऊपर डिपेंड करें, हाँ उसकी एक कॉस्ट है, वो आप बहुत आसानी से पे करते हो, वो आपको शायद कॉस्ट ही नहीं लगती, क्योंकि आप शायद बने ही हुए हो कि लोग आप पे डिपेंड कर बिल्कुल, सकें। लोग डिपेंड करें, और अगर मतलब मुझे लिए बहुत आसान लगता है ये, एंड फॉर मी टू मेक पीपल अराउंड मी हैप्पी इज अ वेरी बिग नीड, ये मेरे, और मैं हमेशा कहती हूँ मेरी खुद की नीड है ये, मैं अपनी नीड फिल कर रही हूँ, उनके लिए कुछ नहीं कर रही हूँ, दिस इज माय ओन नीड टू मेक श्योर दैट पीपल अराउंड मी आर हैप्पी एंड कंफर्टेबल। राइट। we are towards the end and I can't stop without asking you, अभी जो महिलाएं हैं और जो अभी अवेलेबल हेल्थ केयर है उनके लिए बहुत डिस्पैरिटी है। एक तरफ है कि बिल्कुल एक्सेस नहीं है, एक तरफ है कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास पैसा है, आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास एक्सेस है, बट क्या वो दो तीन चीज़ें आपको लगती है कि अभी भी महिलाओं के हेल्थ केयर में लैकिंग है? सो सबसे पहले तो जब मैंने मेरी मदर लॉ की इलनेस देखी तो मैंने समझ लिया कि पैसा कुछ नहीं कर सकता वेयर एज हेल्थ इज कंसर्न, है ना। तो सिर्फ हमको नीड है कि उनको एक्सेस देने की, तो मेरी कोशिश अभी मैं उस तरफ नहीं सोचूं, तो शायद मैंने जैसे एसपीएन शुरू किया है, हो सकता है कभी मुझे लगे कि उसको भी फिल करने की नीड है। आई थिंक अवेयरनेस, एजुकेशन एंड द सपोर्ट फ्रॉम फैमिलीज, हम लोग को हमारे टाइम तक कभी ऐसा ध्यान नहीं है कि हमने कभी बोला हो कि हमको ये तकलीफ है, वो तो मतलब चाहे वो पीरियड्स की तकलीफ हो, चाहे वो मेनोपॉज की, तो आपने कभी वो सोचा ही नहीं, शायद वो अवेयरनेस अब थोड़ी आनी जरूरी है टू प्रायोरिटाइज वुमेन्स हेल्थ, जो थोड़ा सा भी मुझे लगता है उसमें हम लोग काफी पीछे हैं। इवन आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स भी देखो, सो इन टियर 2 सिटीज इट्स मोस्टली बिग हॉस्पिटल्स एंड वुमेन्स हेल्थ एक अपेंडेज, एक आफ्टर हाँ थॉट है कि भाई बिल्कुल चलो ये जगह बची, यहाँ पे ये लेबर रूम और ओटी बना दिया बिल्कुल, जाए और वार्ड्स अलग से क्या जरूरत हाँ है, इसी हाँ में हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि शायद चाइल्ड बर्थ आदमी सोचता है हर एक तो करता है, वो लेबर भी कर रहा है, वो गरीब आदमी भी बच्चे पैदा कर रहा है, तो ऐसा आपको ऐसा क्या हो रहा है, बट आई थिंक चीज़ें बदल रही हैं, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, न्यूक्लियर फैमिलीज में शायद बहुत कुछ सिस्टम बदल दिया है, राइट, एजुकेशन ने बहुत कुछ बदल दिया, विमेन आर Right. वे मोर अवेयर ऑफ देयर बॉडीज, बट या देयर इज अ बिग गैप, स्पेशली जब आप किसी ऐसे जगह जाओ जहाँ पे आपको बहुत मास ऐसे लोग दिखते हैं, तो फिर हम लोग जैसे कुंभ गए जब, तो ऐसे लगता था वहाँ का इंडिया अलग है, हाँ उनके हिंदुस्तान ही अलग है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मैं अपने घर में भी जब स्टाफ को देखती हूँ कि सिर्फ उनको अवेयरनेस नहीं है, उनको एजुकेशन ही नहीं है, उनको लगता है अगर बीपी है तो आज गोली नहीं खाई तो कोई बात नहीं, आज ठीक लग रहा था हाँ, तो नहीं खाई, आज सिर नहीं दुख रहा हाँ था। हाँ, तो अवेयरनेस की बहुत मुझे हाँ। लगता है कमी है। सो डू यू ऑल्सो सी, अब आप एक हॉस्पिटल चलाने वाली हैं, हॉस्पिटल फॉर विमेन, मुझे ऐसा लगता है कभी भी वो हो ही नहीं सकता कि हम बीमार हो जाएं फिर हम ठीक करेंगे, जब तक हम ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे बिल्कुल कि हम जाके एजुकेट करें और वो नौबत ही नहीं आने दे कि आप बीमार बिल्कुल हो। बिल्कुल। सो क्या आपके मेन क्या थॉट्स हैं विच आर गोइंग टू शेप योर इंस्टीट्यूशन? So one, I think, so I am working at 3-4 different verticals. Of course, one is ART, जो which is a big need, जो मेरे जितना मैंने स्टडी किया है कि उसकी नीड अब बिल्कुल आर बहुत पार ज़्यादा हो गई है। So providing that, उसके reasons आप तो मुझसे बहुत ज़्यादा राइट समझते हैं, राइट एज, स्ट्रेस, अल्कोहल, ड्रग, कितना कुछ हो रहा बहुत है। कुछ So that is one angle that I'm really looking at. Then of course, childbirth, because I think childbirth is such a अब या तो पहला होता है या तो दूसरा लास्ट होता है, बीच वाला तो होता नहीं है, तो आई रियली वांट टू मेक चाइल्डबर्थ an experience for you, where the whole family really enjoys having the new baby at home, making sure the woman's health is taken care of. जैसे जब मैं खुद सोचती हूँ, फिलोसफी बनाती हूँ अपनी, तो मैं कहती हूँ यार ये बहुत गलत बात है कि फादर्स को तो कोई क्रेडिट ही नहीं मिलता है चाइल्ड बर्थ में,
कि भाई देयर इज नथिंग फॉर द फादर, No, there's none. नथिंग। जो बड़ा बच्चा होता है वो भी इग्नोर हो जाता है पूरा। तो मैंने हाँ, मेरे नोट्स में लिखा हुआ है ये बात कि मुझे कुछ फादर के लिए करना है, right, मुझे कुछ बड़े बच्चे के लिए करना है, right, कि उसकी भी right. जिंदगी बदलती है Absolutely, and in a very big way. इन अ वेरी बिग वे। Very big way. I remember I was working in a hospital earlier, and I once entered the hospital, and the guard was stopping a 2-year-old kid from entering and seeing his mother who was laboring. It just broke my heart. कि you can't separate a child. He is already going through so much. बिल्कुल। और हॉस्पिटल पॉलिसी ऐसे कैसे बन सकती है कि एक बच्चा अपनी माँ को ही नहीं देख हाँ, सकता? और वो बच्चा जो बड़ा भाई बना है, बड़ी बहन बनी है, उसकी जिंदगी जो माँ बाप से उसके आसपास था, अब एक नया आ गया है, तो उसकी जिंदगी तो बहुत बदल रही है ना। Absolutely. तो मैं उसको मैं कोशिश कर रही हूँ। फिर ऑफ कोर्स जो मेरे लिए मुझे सबसे मुश्किल शायद नियोनेटल लगेगा, Right. बिकॉज वो बहुत हार्ट ट्रेंचिंग है टू सी लिटिल बेबीज। बट सिर्फ कोशिश यही है कि शायद अगर हम कुछ थोड़ा बहुत उसमें कर पाए, Right. तो मे बी इट्स अ बिग कंट्रीब्यूशन। तो ये Right. सब मेरे थॉट प्रोसेस But the problem is that women are always an afterthought. Insurance, maternity और IVF को cover ही नहीं करता. Government schemes में भी you'll be surprised कि आयुष्मान से IVF infertility को निकाल दिया गया. हाँ। So now women's health is at a juncture where it is orphaned. It is everything is out of pocket. So if you can really afford it, if you want to splurge over it, you can. Otherwise, there's nothing. There's no support. So how do you ensure that you are able to reach? Because हमारा aim क्या रहता है कि हम जितने हो सकते हैं lives को change करें. बिल्कुल, एब्सोल्युटली, इसमें तो कोई थॉट ही नहीं है। आई थिंक यही सोच के कि आप जस्ट इंटेग्रिटी बहुत बड़ा फैक्टर है हॉस्पिटल चलाने में, ऐसा मैं सोचती हूँ कि अगर आप इंटेग्रिटी से और ऑनेस्टी से काम करेंगे तो मे बी बहुत कुछ जो करना पड़ता है एक हॉस्पिटल चलाने के लिए वो ऑर्गेनिकली आपको शायद नहीं करना पड़ेगा। Right. तो मेरा एम ये है कि मैं, क्योंकि मैं हूँ भी ऐसी, मतलब आई कैन नॉट रन इट एनी अदर वे, कि हम उसको बहुत ऑर्गेनिकली ऑनेस्टी से और इंटेग्रिटी से चलाएं। Right. जिसको जितनी ज़रूरत है उतना करें, जिसकी ज़रूरत Absolutely. नहीं है उसका नहीं करें। जो मुझे मालूम है कि जब ये शुरू में चर्चा हुई कि मल्टी स्पेशलिटी लगाओ, तो मैंने कहा मल्टी स्पेशलिटी थोड़ा रूथलेस होना पड़ेगा, वो शायद मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। बट फॉर एग्जांपल मैं अपने तरीके से विमेन हेल्थ को इसलिए अब थोड़ा समझती भी ज़्यादा हूँ, और क्योंकि मैं उसको लोगों को भी, जैसे एवरी ईयर इन माई स्कूल आई विल डू अ हेल्थ चेकअप फॉर ऑल माई स्टाफ। एंड ये 30-32 साल की लड़कियों को लगता है हमें क्या ज़रूरत है। तो आज ही आई वाज टॉकिंग टू माय एचआर, तो मैंने कहा भैया इस साल लास्ट ईयर वी, सो एवरी ऑल्टरनेट ईयर वी डू अ फुल हेल्थ चेकअप, एंड एवरी ईयर वी डू अ ब्लड वर्क। तो ब्लड वर्क हर साल होता है और फुल हेल्थ चेकअप साल में 2 साल में एक बार करते हैं। यही उनको समझाने के लिए कि यू आर इम्पोर्टेंट। Right. And it throws up so many things. We're starting this with now again 50 colleges. We've done it once. So we are the teachers are the one जो सबसे ज़्यादा neglect करते हैं, बिल्कुल। because वो सुबह सुबह स्कूल बस में बैठ के निकल जाते हैं, घर आके they work like clockwork. बिल्कुल, They they do love- not have a minute's time. yeah. So in my experience, जो सबसे ज़्यादा late present करती हैं gynec issues के साथ, they are teachers. Whether they are school or college teachers. तो हमने उसमें कोशिश किया कि हम उनका हेल्थ चेकअप कराएंगे, और मैंने तो उनको जब अनाउंस किया तो मैंने बोला यू विल ओनली गेट योर जून सैलरी इफ आई हैव योर हेल्थ रिपोर्ट। एक्चुअली मैंने कहा मैं सैलरी रिलीज नहीं होगी जब तक एक आदमी का हेल्थ चेकअप नहीं हो जाएगा। तो कई बार थोड़ा सा वो धक्का लगाना पड़ता है। सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। Perfect. What is the thing that scares you most about healthcare? I think neonatology. Right. That really scares me. To think that maybe you've not been able to save, that really breaks my heart. So I think with time you'll possibly get a little more tough on that. I think you never get tough on that, Yeah, and even it's the very doctors, it's very It's hard, very and hard. and I think it should always be hard, It should always be because hard. every life is really worth fighting Absolutely, for. absolutely. मेरे फेलोज पूछते हैं कि मैडम अब तो आपने इतने नेगेटिव देख लिया IVF के, अब थोड़ी फर्क पड़ता होगा. I really wish they knew that when I go to sleep, there are days where I'm not able to sleep. I'm only thinking about that patient की उसका तो ना बच्चा भी नहीं था, वो तो एम्ब्रियो ही नहीं चिपका. And that thought doesn't leave my mind. So I think in healthcare, every maybe, of person course. always should be always very sensitive, lifelong. Yeah. तो वही कोशिश है कि we create something which we will be proud of. Absolutely. And I think that the best thing which I have heard from you multiple times is that despite having the option of, chainifying it and franchising it, you chose the difficult way, and you chose Bhopal. Yeah. Because this is one city which badly needs people that love the city, people that want to work for the city, and who want to bring a lot of pride to the city. Absolutely. और क्या इतना बढ़िया शहर है हमारा, इतना खूबसूरत, शांत. So yeah, I think we should all value what we have. Not too many people really have this, so we should value what we have. In the end, I would just like to
you to think about the three things that you stand for, or three words that describe you most completely. I think sense of family. Mm. I think it's very important. I think it's synonymous to my personality. Family is everything. Everything. My sense of positivity. मैं हर चीज़ में ढूंढ ही लेती हूँ यार, ऐसे ही होगा ना, मतलब I give a lot of people benefit of doubt, and I think hard work. I love to push myself. मतलब वो जब दिन भर अगर काम नहीं हो तो फिर मज़ा नहीं आता. जब स्कूल से जब आशा बोलती है कि मैम अभी एक मीटिंग बची है, तब मज़ा आता है कि अच्छा चलो ठीक है. तो yeah, I love to work hard. I love to create. I love to push my boundaries. And I love life basically. Right. I'm a positive person. I love life. And God's been more than kind. I think couldn't have asked for a better life partner, better family, better opportunities. So I think one has just been lucky. I have a great Absolutely. family. I have two sisters who live in Bhopal with me. So there's a lot of sense of completion. Right. It has been so much fun. I have been dreaming of this day for many years. I think the time since we first met, तब से मैं सोच रही थी. And I think it was a wonderful conversation, and I'm sure everybody, all the readers of the newspaper, everybody's life that you've touched and transformed through your school, and now everybody who will eventually, have their lives touched by a new project will find something which they can get inspired and, they can relate to. I've really, really enjoyed this, and this is the first time I've ever done it. I don't know if I'll ever do this again, but I've really enjoyed talking to you, and I think we both inspire each other in very different absolutely, ways. absolutely. And I think that's how it should be. It's not the last time. जब आपका hospital बहुत अच्छा चलने लगेगा, then we are gonna, आप you have a exchange big role notes. to play in it, because मुझे याद है मैंने बहुत confidence से और बहुत हिम्मत तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे मालूम था आप करोगे. तो मैंने जब आशा को बोला कि आशा मुझे प्रिया मैम से मिलना है, तो I think the way you have approached my approaching you has had a very big impact on me. Not too many people do it. I know मुझे आपका हॉस्पिटल नया था, but the kind of confidence you gave me कि मैम ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए, that has been really very inspirational to me. So it's been absolutely my privilege and an honor to have this conversation. I've really enjoyed myself. Oh, thank you so much. I think we could have met earlier, 12 years ago, when I wanted my children to get admitted in that school, and that long winding road, and just reading those names. But life actually brings you together in ways Absolutely. that We you don't know. Yeah, don't he know. has his own plans. Absolutely. But you must come back to school, and the school road is still winding. Oh, absolutely. And yeah. So we'll definitely call you back to school.